एग्जाम से पहले जब तुमको एक क्विक रिवीजन करनी है तो आपको ये वन शॉट हेल्प करने वाला है। ठीक है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेटा इसकी डेफिनेशन होती है, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना हमारी अर्थ पे, जितने भी, चाहे फिर वो बैक्टीरिया हो, चाहे फिर वो फंगस हो, चाहे फिर वो कोई प्रोटोजोआ हो, या फिर हमारी जैसे चलते फिरते बड़े बड़े जानवर या फिर प्लांट्स, सारे के सारे सेल से मिलकर बने हैं। वी आर मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। अब हिसाब लगा लेना, 37.8 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारे अंदर अप्रोक्सीमेटली होते हैं। पुराने सेल मर रहे हैं, नए नए सेल बन रहे हैं, बट दिस इज द अप्रोक्सीमेट डेटा। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके ऑब्जेक्ट को देखते हैं। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसे कि स्पायरोगायरा तुम पानी में देखते हो ना, पुराना पानी है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का धागे जैसा कुछ तैर रहा होता है, काई बोलते हैं हम उसको, वो स्पायरोगायरा होती है। तो स्पायरोगायरा भी इसके अंदर आ जाएगी, वॉल्वॉक्स भी इसके अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर 100 से कुछ हजार नंबर तक के सेल्स आ जाते हैं, तो हम इनको सिंपल मल्टी सेल्यूलर भी बोल सकते हैं। एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटर, क्लास 9th का बैच टाइटन सीरीज फॉर यू, जिसमें हम वन शॉट में हर सब्जेक्ट का हर लेक्चर कवर करने वाले हैं, हर चैप्टर कवर करने वाले हैं। देखो वन शॉट सीरीज है, यानी कि वन गो में हम सारे के सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। अब इसका फायदा क्या होगा? देखो ये आपको ना फाइनल रिवीजन में हेल्प करेगा। जैसे अगर मैं बात करूं बायोलॉजी के चैप्टर्स की, तो आपको हम बैच में कितना टाइम लगाते हैं एक लेक्चर को खत्म करने में, एक चैप्टर को खत्म करने में 4 से 5 लेक्चर्स लगते हैं। बट वन शॉट में आप 1 से 1.5 घंटे के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर की कितना बड़ा चैप्टर है, कितना लेंदी चैप्टर है, 1.5 घंटा मैक्सिमम, या फिर कुछ बहुत ही जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा चैप्टर हो गया तो हो सकता है हमें 2 आवर्स भी लग जाए। बट वन शॉट में टू द पॉइंट सारी बातें करके हम इसको कवर कर देंगे। आज जो पहला लेक्चर आपका स्टार्ट हो रहा है बायोलॉजी का, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये एक बेसिक चैप्टर है बायोलॉजी का, जिसमें देखो सेल का ना, सेल फाउंडेशन बनाता है बायोलॉजी की। ये नहीं पढ़ा तो पूरी बायोलॉजी आपको समझ नहीं आएगी। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने? इसी सेल से मिलकर बने हैं ना। तो सेल के अंदर क्या हो रहा है, कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, क्या इसके अंदर सेल ऑर्गेनील्स हैं, वो सब कुछ इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। देखो हमने बैचेस में तो ऑब्वियसली ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, हमने अच्छे से एक एक चीज को डिटेल में देखा है। क्या हम वन शॉट में चीजों को मिस करते हैं? नहीं बेटा, हम चीजों को थोड़ा कंसाइज वे में पढ़ते हैं। हम उतना टाइम नहीं लगाएंगे जितना हम बैचेस में डिटेल में पढ़ते थे, हर एक एग्जाम्पल से रिलेट करके। बट ये वन शॉट का फायदा होता है तुमको एग्जाम के आसपास, एग्जाम से पहले जब तुमको एक क्विक रिवीजन करनी है तो आपको ये वन शॉट हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूं मैं। कौन कौन से टॉपिक्स अपने को पढ़ने हैं बेटा, चलो देख लेते हैं। पहले तो टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि सेल होता क्या है, बट सेल के बारे में जानने से पहले सेल के डिस्कवरी के बारे में भी पता होना चाहिए। किसने बताया कि सेल है क्या, कितने तरीके के सेल होते हैं, क्या क्या डिविजन्स हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, वो सब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सेल की डिस्कवरी और हिस्ट्री आ जाएगी बेटा। फिर आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ सेल कि स्ट्रक्चर क्या है भाई सेल का, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। डिस्कवरी के साथ साथ टाइप्स भी आ जाएंगे और नंबर भी आ जाएंगे, साइज भी आ जाएगा बेटा इसके अंदर कि कौन कौन से साइज हैं सेल्स के। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, देन वी विल स्टडी इन डिटेल सेल ऑर्गेनील्स। ठीक है, क्या अगर आपने डिटेल लेक्चर नहीं किया है तो ये वन शॉट आपको हेल्प करेगा? डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन वन शॉट। तो अगर आप पहली बार भी इस लेक्चर को देख रहे हो, पहली बार भी इस चैप्टर को कवर कर रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ये चैप्टर आपकी टिप्स पर हो जाएगा, आप ध्यान से इसको सुनोगे तो। ठीक है, चलो बेटा, सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि हम बात करते हैं सेल की। सेल ना हम बहुत बार यूज करते हैं हमारे घरों में टर्म, टीवी का सेल ले लो, है ना, घड़ी का सेल होता है, रिमोट का सेल होता है, बहुत सारे हम सेल्स की बात करते हैं, राइट। आपने फिजिक्स में भी ये सेल सुना होगा जिसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है ना, बैटरी का सेल ऐसे बोलते हैं। ये सेल बायोलॉजी में कुछ और मीन करता है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेटा इसकी डेफिनेशन होती है, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना हमारी अर्थ पे, जितने भी, चाहे फिर वो बैक्टीरिया हो, चाहे फिर वो फंगस हो, चाहे फिर वो कोई प्रोटोजोआ हो, या फिर हमारी जैसे चलते फिरते बड़े बड़े जानवर या फिर प्लांट्स,
सारे के सारे सेल से मिलकर बने हैं। इनकी बॉडी को अगर हम खोल कर देखें और सबसे छोटे हिस्से में चले जाएं तो आपको दिखेगा सेल। सेल इकलौता फंक्शनल यूनिट भी है। देखो सेल को और ज्यादा तोड़ा जा सकता है क्योंकि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया और बहुत सारी सेल ऑर्गेनील्स हैं, तो सेल को और ज्यादा तोड़ तो सकते हैं, बट सेल जब तक बनेगा नहीं तब तक वो अकेला फंक्शन करेगा नहीं। सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब सेल है तो वो अकेला फंक्शन करने के काबिल होता है। तो स्ट्रक्चर तो बनाया ही बनाया और फंक्शन भी कर रहा है, इसीलिए इसकी डेफिनेशन बनती है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इन लिविंग बीइंग, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है जो कि अकेले एग्जिस्टेंस की काबिलियत रखता है फॉर परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, फॉर परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। नाउ लेट मी टेक 2 एग्जांपल्स। यहां पर अगर मैं बात करूं एक ऐसा तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा साथी जिसका नाम है डुग्गू, ठीक है, हाय बोल देंगे डुग्गू को। डुग्गू हमारी तरह एक ह्यूमन बीइंग है, हम डुग्गू को काफी बार यूज करते हैं बायोलॉजी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो डुग्गू एक ह्यूमन बीइंग है और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी मतलब बहुत सारे, सेल्यूलर मतलब सेल। तो हमारे अंदर बेटा ऑफ कोर्स बहुत सारे सेल्स है, वी आर मल्टी सेल्यूलर। अगर एक छोटा सा एरिया पिंच करके भी तुम देखोगे ना तो भी यहाँ पर लाखों सेल्स तुमको मिल जाएंगे। वी आर मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। अब हिसाब लगा लेना, 37.8 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारे अंदर अप्रोक्सीमेटली होते हैं। पुराने सेल मर रहे हैं, नए नए सेल बन रहे हैं, बट दिस इज द अप्रोक्सीमेट डेटा। बट वहीं पर आता है हमारी बॉडी पे रहने वाला एक छोटू सा बैक्टीरिया। ये यहां पर मैंने बैक्टीरिया थोड़ा बड़ा बना दिया, बट बैक्टीरिया भी हमारे आसपास रहते हैं, हमें दिखते नहीं है नेकेड आई से। तो ये एक ही सेल से मिलकर बना है विच इज यूनिसेल्यूलर, विच इज यूनिसेल्यूलर। जैसे हम हमारी पूरी बॉडी को चलाने के लिए खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं, है ना, हम रेस्पिरेशन करते हैं, हर एक सेल को ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुंचाकर उससे एनर्जी बनाते हैं, या ऑक्सीजन नहीं भी पहुंचाएंगे बट ग्लूकोज की हेल्प से हम एनर्जी बनवा लेते हैं। या फिर बेटा बॉडी से वेस्ट रिमूव करते हैं जिसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो चाहे फिर वो एक डुग्गू हो या फिर हो एक बैक्टीरिया, सारे के सारे ये लाइफ प्रोसेस कर रहे हैं। एक सेल से बना है बैक्टीरिया और हमारी बॉडी बनी है करोड़ों करोड़ों सेल से। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका स्ट्रक्चर सेल बना रहा होगा, प्लस सेल ही इकलौती ऐसी चीज है, सबसे छोटी ऐसी चीज है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकती है। अगर मैं इस बैक्टीरिया के न्यूक्लियस को निकाल दूं, इसके अंदर न्यूक्लियोइड होगा, अगर मैं इसके न्यूक्लियोइड को निकाल दूं या फिर उसके साइटोप्लाज्म को अलग से निकाल दूं तो वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, बैक्टीरिया मर जाएगा। बट अगर बैक्टीरिया सेल्यूलर फॉर्म में है और एक हेल्दी सेल है तो सारी लाइफ एक्टिविटीज कर सकता है। तो यहां पर इस लाइन का यही मतलब है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। सेल क्या हुआ आपको समझ आया। अब हम बात करते हैं थोड़ी बहुत सेल की डिस्कवरी की। देखो सेल के बारे में अभी हमें इतनी सारी बातें पता चली है, मैंने पढ़ा, तुम पढ़ रहे हो, आगे तुम पढ़ाओगे, है ना, तो यू नो अबाउट सेल। बट देयर वाज अ टाइम जब लोगों को सेल के बारे में नहीं पता था, लाइफ के बारे में नहीं पता था, लोगों को ये नहीं पता था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने हैं। तो देयर वाज दिस वेरी ग्रेट साइंटिस्ट जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। आपने काफी बार इनका नाम सुना है। रॉबर्ट हुक ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। तो मैं यहां लिख देती हूं, रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। इस बुक के अंदर उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया था, एक फोटो बनाई हुई थी जिसमें आपको कुछ हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा था। हनी कॉम्ब समझते हो ना, मधुमक्खी का जाला, लाइक दैट एक स्ट्रक्चर दिखा इनको माइक्रोग्राफिया नाम की बुक में जो इन्होंने लिखी थी। और उसमें उन्होंने ना बहुत सारे सुंदर सुंदर बेटा इंसेक्ट्स के और बहुत सारे इंसेक्ट्स के ना विंग्स बनाए हुए थे, इंसेक्ट्स की बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम्स बनाए हुए थे, फिगर्स बनाई हुई थी। कैसे पॉसिबल हुआ? उन्होंने इस टाइम माइक्रोस्कोप बना लिया था खुद का, एक ऐसा माइक्रोस्कोप जो कि मैग्नीफाइंग लेंस से मिलकर बना हुआ था। लेंस आप सबने देखा होगा मैग्नीफाई करके, आपको पता है कि बुक पर आप अगर उसको ऐसे चलाओगे तो बड़े बड़े लेटर्स दिखते हैं। तो उस टाइम लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी तो थी, रॉबर्ट हुक के अंदर कुछ ज्यादा ही थी। तो उन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया, बहुत ही पुराना माइक्रोस्कोप है बेटा, आज के कंपैरिजन में वो कुछ भी नहीं है। बट सोचो उस टाइम की बात करें, 17th सेंचुरी, इन 17th सेंचुरी उन्होंने खुद एक माइक्रोस्कोप बनाया, उससे बहुत सारी चीजें देखी और उन्होंने कॉर्क सेल्स में एक स्ट्रक्चर देखा जिसको बोला कि कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है डब्बे 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 जैसे स्ट्रक्चर है, ठीक है। कंपार्टमेंट्स को सेल्यूला बोलते हैं लैटिन में, और
हमने उसका नाम रख दिया सेल, जिसका मतलब होता है कंपार्टमेंट्स। ऑल्सो इस स्ट्रक्चर को उन्होंने कंपेयर किया मधुमक्खी के छत्ते से, जिसको बोला जाता है हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो पहला क्रेडिट जो सेल को डिस्कवर करने वाला था वो था रॉबर्ट हुक को, क्योंकि उन्होंने बताया यार कि देखो सेल जो है वो ही बनाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। बट उन्होंने देखा कॉर्क सेल्स, ये कॉर्क सेल्स डेड सेल्स होते हैं। पेड़ के जो पेड़ का जो तना होता है, बार्क ऑफ द ट्री के जो सेल्स होते हैं दोज आर डेड सेल्स। या फिर आपने वाइन की बोतल देखी है, वाइन के ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ होता है वुड से बना हुआ, उसको कॉर्क बोलते हैं। सो कॉर्क सेल्स के अंदर ही ऑब्जर्व्ड एंड दोस वर डेड सेल्स। तो आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अगर डेड सेल के बारे में आया कि सबसे पहले सेल के बारे में किसने बताया, रॉबर्ट हुक ने बताया। सबसे पहले डेड सेल के बारे में किसने बताया, रॉबर्ट हुक ने बताया। अब आते हैं एक और साइंटिस्ट जिनका नाम है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, ऐसे दिखते हैं ये अंकल, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। ही वाज अ डच साइंटिस्ट, ही बिकेम अ डच साइंटिस्ट। शुरू से ये साइंटिस्ट नहीं थे, ये तो बेटा फैब्रिक मर्चेंट थे, कपड़ों का काम करते थे बेटा, कपड़ों का। इनकी कहानी पर आएंगे अभी, बट जरा एक बार आप नजर डालिए रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप पर। ये है रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप, ठीक है। इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया, सिर्फ 2 लेंसेज का इस्तेमाल किया बेटा, एंड इसी माइक्रोस्कोप के डिजाइन पर बेस्ड आज तुम्हारे स्कूल वाले माइक्रोस्कोप होते हैं जिनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। सो दिस इज वेरी प्रिमिटिव हुक माइक्रोस्कोप, और इसी से इंस्पायर्ड आज के टाइम का माइक्रोस्कोप है जिसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक दूसरे साइंटिस्ट हैं। आ जाओ एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक पर। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, जस्ट अ सेकेंड, वापस आएंगे, इसी स्लाइड पर आएंगे। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने भी माइक्रोस्कोप बनाया। इनका माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप से बेटर था। रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप 20 to 30 टाइम्स थोड़ा मैग्नीफाई कर देता था चीजों को, बेटा इनका माइक्रोस्कोप 200 टाइम्स एक चीज को बड़ा दिखाता था। एंड एक्चुअली इन्होंने जो लेंस बनाया ना, या फिर जो इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया, वो कोई ऐसे साइंस की डिस्कवरी के लिए नहीं बनाया था। ही वॉज वेरी क्यूरियस इंक्विजिटिव पर्सन। इन्होंने अपना फैब्रिक लिया, जो कपड़ों का काम करते थे, तो वो देखना चाहते थे उसके मटेरियल को, अच्छे अच्छे से अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स आते थे, तो उसको वो जूम कर करके देखना चाहते होंगे, तो इन्होंने उसके लिए माइक्रोस्कोप बनाए थे खुद। और उनके माइक्रोस्कोप को अगर आप देखो तो कुछ ऐसा दिखता है। यहां पर लेंस लगा हुआ होता है, यहां लेंस होता है बेटा, यहां पर। तो ऐसे पकड़ के ऐसे देखते थे, जैसे मान लो ये तुमने पकड़ा यहां से और ये तुम्हारी किताब है, उसको तुम ऐसे ऐसे देख रहे हो। बहुत मुश्किल होती थी, बहुत आंखों पर जोर पड़ता था, बट अगेन वेरी वेरी क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छी डिस्कवरी थी ये, ताकि लेंस से आप चीजें देख सकते हो। और देखो ना 200 गुना बड़ा दिखाते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने ऐसे 400 माइक्रोस्कोप बना लिए थे। लेंस की थिकनेस को एडजस्ट कर करके ये यहां पर अपने 400 अलग अलग तरीके के माइक्रोस्कोप बना चुके थे। इसके अंदर एक सिंगल बाई कॉन्वेक्स लेंस था, ठीक है, बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है भाई। ये इनके माइक्रोस्कोप थे। अब एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने किया क्या, व्हाट डिड ही डिस्कवर, बेटा इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर करे थे। फर्स्ट लिविंग सेल एक्चुअली हुआ क्या था, जब किसी के हाथ में माइक्रोस्कोप लग जाता है ना स्टार्टिंग के टाइम पर, अब तुम्हारे हाथ में अगर मैं लेंस दे दूं, तुम हर चीज को बड़ा बड़ा करके देखोगे, तो सेम इनके अंदर क्यूरियोसिटी थी, तो इन्होंने हर एक चीज को बड़ा कर करके देखा। एंड फैब्रिक के साथ साथ बहुत सारी चीजें इन्होंने अपनी बॉडी के फ्लूइड्स भी इन्होंने एक्सपैंड कर करके देखे थे, मतलब माइक्रोस्कोप से देखे थे कि उसके अंदर क्या होता है। बट मेन जो इन्होंने अपने काम को पब्लिश किया लेटर के अंदर, वो था पॉन्ड वाटर के अंदर। पॉन्ड वाटर, पॉन्ड का पानी लेकर आए, एक दिन जा रहे होंगे सैर पे, इनको दिखा होगा आसपास पॉन्ड है, वहां से पानी ले आए अपने घर और माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। तब ये हैरान हुए कि इनको चलती हुई चीजें दिखी, मूव करती हुई चीजें दिखी। तो इन्होंने कहा ये जो चीजें मूव कर रही हैं वो बहुत ही छोटी हैं, माइक्रोस्कोप से दिखती हैं, और वो जिंदा है तभी मूव कर पा रही हैं, और इन्होंने बोला कि वो सेल्स हैं। सो दिस वाज द डिस्कवरी बाय एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। 2 मेन साइंटिस्ट आपकी डिस्कवरी में यहां पर आते हैं जिन्होंने सेल के बारे में कुछ बताया। पहले है रॉबर्ट हुक और फिर आते हैं एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने लिविंग सेल के बारे में बताया था, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल के बारे में बताया था। उनकी बुक का नाम याद रखना, माइक्रोग्राफिया। इनका ये लेंस है, ठीक है। एंड आज के टाइम पर जो लेंस होते हैं दोज आर वेरी डिजाइंड वी कैन से माइक्रोस्कोप। ऐसे माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। या तो ये आपका मिरर वाले क्राइटेरिया से काम करता है। आपने देखा होगा कि नीचे मिरर लगा होता है, आप लाइट के पास इसको लेकर जाते हो, लाइट इस मिरर पे आती है, रिफ्लेक्ट करके यहाँ स्टेज पर पड़ती है। स्टेज के ऊपर आपकी स्लाइड रखी हुई होती है, ग्लास स्लाइड,
जिस भी चीज को आप देखना चाह रहे हो बेटा वो ग्लास स्लाइड यहाँ रखी होगी, इसके ऊपर आप अपने जो भी ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहे हो वो यहाँ प्लेस करते हो, और ये आपका आई पीस है, यहां से आप यहाँ पे आंखें लगाते हो, यहां पर देखते हो ये 3-4 तरीके के लेंस लगे हुए होते हैं, आप लेंस को एडजस्ट कर सकते हो इसको रोटेट करके, ये स्टेज होता है जिसके ऊपर लेंस पड़ा हुआ है। वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऐसा होता है, ठीक है। फिर हमारे पास ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया माइक्रोस्कोप भी आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, बहुत महंगा आता है ये माइक्रोस्कोप, हमें इसकी जरूरत नहीं है भाई, हमने तो पढ़ना है, नॉर्मल है ना, तुम्हें 9th पास करनी है। बट जो भी बहुत इंस्टीट्यूट्स है या फिर जो भी इंस्टीट्यूट है जहां पर बहुत रिसर्च वर्क हो रही है, वहां पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। ये कम से कम 1 2 3 4 5 2 लाख टाइम्स एक्सपैंड करके देता है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके ऑब्जेक्ट को देखते हैं। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, दिस वाज ऑल अबाउट द साइंटिस्ट जिन्होंने स्टार्टिंग में बताया भाई कौन से तरीके के सेल होते हैं। फिर आई थी सेल डिस्कवरी, ये आप पढ़ लोगे भाई। रॉबर्ट हुक ने बताया था, लेंस बनाए थे उन्होंने, माइक्रोस्कोप बनाया था सिंपल से लेंस को यूज करके, एंड ही सेड कि बहुत डब्बे डब्बे जैसे कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं। आगे आ जाओ बेटा। नाउ देयर इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने की थी? सेल डिस्कवरी तो होती रही, अब लोगों को पता चल चुका था कि हाँ सेल जैसी कोई चीज आ गई है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए अपना काम करने के लिए। फिर आते हैं एक साइंटिस्ट जिनका नाम है मैथियस श्लाइडेन। 1838 में इन्होंने क्या कहा कि सारे प्लांट्स देखो, प्लांट्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे ना तो सारे प्लांट्स सेल से मिलकर बने हुए। अब तुम कहोगे मैम ये कौन सी बड़ी बात है? बेटा इनके लिए बहुत बड़ी बात थी। ये किस टाइम की बात करें, उस टाइम पे लोगों को नहीं पता था कि लिविंग चीजें किस चीज से बनी हुई है। तो ही सेड कि प्लांट्स जो है वो सारे प्लांट सेल से मिलकर बने हुए हैं। फिर इन्हीं से मिलता जुलता एक नाम है, हिज नेम इज थियोडोर श्वान, श्लाइडेन श्वान। तो श्वान जी कहते हैं कि देखो जी सारे एनिमल्स भी सेल्स से मिलकर ही बने हुए हैं। तो बहुत अच्छी बात है। टुगेदर इन दोनों की हम लाइन को क्या लिख देते हैं सेल थियरी में? अगर हमें सेल थियरी प्रपोज करनी हो या आपके पास कोई पोस्टुलेट आए, आपके पास क्वेश्चन आए कि सेल थियरी क्या कहती है, सो आप क्या लिखोगे बेटा? सबसे पहले तो आप यही लिखोगे सेल की डेफिनेशन कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और दूसरी बात आप लिखोगे श्लाइडेन और श्वान की, दोनों ने क्या बोला उसकी स्टेटमेंट को कंबाइन करके लिख देते हैं। सभी प्लांट्स और सभी एनिमल्स, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, इस लाइन का क्राइटेरिया श्लाइडेन और श्वान को जाता है। फिर आती है आपकी सेल थ्योरी की मॉडिफिकेशन। एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है रुडोल्फ वर्चाओ। ये है रुडोल्फ वर्चाओ। 1858 में इन्होंने सेल थ्योरी के पॉइंट्स में एक और एडिशनल पॉइंट डाला कि नए सेल्स जो हैं वो पुराने सेल्स से ही निकल कर आ रहे हैं। तो अपनी लैंग्वेज में इन्होंने बोला ऑमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका मतलब क्या होता है बेटा? न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नाउ बेसिकली सेल थ्योरी तो पहले ही आ गई थी, बट इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, बदलाव किया उसके अंदर, ये पॉइंट ऐड करके। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इस लाइन का क्रेडिट किसको जाता है? रुडोल्फ वर्चाओ। सो इफ द क्वेश्चन कम्स कि मॉडिफिकेशन किसने की थी, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे रुडोल्फ वर्चाओ ने। अगर पूछा कि प्लांट्स के बारे में किसने बताया था, श्लाइडेन ने बताया था। एनिमल्स के बारे में किसने बताया था, श्वान ने बताया था। इनको कंबाइन करके हमने एक पोस्टुलेट लिख दिया। और सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो सेल थ्योरी में आता ही है। सेल थ्योरी का क्रेडिट तीनों साइंटिस्ट को दिया जाता है, मॉडिफिकेशन का क्रेडिट रुडोल्फ वर्चाओ को दिया जाता है। Now, once your cell theory is done, cell discovery is done, now we can jump to the type of cells. Unicellular cells या फिर single cell organisms जो कि एक ही सेल से मिलकर बने हैं। इसमें क्या आ जाता है बेटा? बैक्टीरिया आ जाता है। तुमने सुना है ना अमीबा, पैरामीशियम, ये इसी ग्रुप के अंदर आते हैं। दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल्स। हालांकि इनके सेल अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड हैं जो इनके जीवन को आसान बनाते हैं, बट यस दे हैव ओनली वन सेल। जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि ईस्ट, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है। फंगस है ईस्ट। ईस्ट इज ओनली वन यूनिसेल्यूलर फंगस। वैसे फंगस मल्टी सेल्यूलर होती है, बट ईस्ट यूनिसेल्यूलर फंगस है। आगे आ जाए। नाउ फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि 100 सेल है या 1000 सेल है। हमारी तरह नहीं कि करोड़ों करोड़ों सेल्स आ गए। इनके अंदर 100 या 1000 कुछ सेल्स होते हैं।
जैसे कि स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा तुम पानी में देखते हो ना, पुराना पानी है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का धागे जैसा कुछ तैर रहा होता है, काई बोलते हैं हम उसको, वो स्पायरोगायरा होती है। तो स्पायरोगायरा भी इसके अंदर आ जाएगी, वॉल्वॉक्स भी इसके अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर 100 से कुछ हजार नंबर तक के सेल्स आ जाते हैं। तो हम इनको सिंपल मल्टी सेल्यूलर भी बोल सकते हैं। भाई देखो, है तो मल्टी सेल्यूलर, एक से ज्यादा सेल्स हो गए तो मल्टी सेल्यूलर बोलेंगे, बट हमारी तरह कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये है सिंपल लेवल पे, तो वी कॉल इट सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? फिर आ जाओ कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है तो मल्टी सेल्यूलर, बट डेफिनेटली ये सिंपल लेवल पे नहीं है, कॉम्प्लेक्स हो गए, वी कॉल देम कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। अब इनके अंदर क्या देखने को मिलता है बेटा? आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, काम का बंटवारा, क्योंकि बहुत सारे सेल्स आ गए तो हर एक सेल को ड्यूटी मिलती है काम करने की। बट कैसे डिवाइड किया जाएगा? सबसे पहले तो सेल्स होंगे, सेल्स बेटा करोड़ों सेल्स बन जाते हैं, उन सेल्स का कुछ ग्रुप मिलता है और वो कहलाता है टिश्यू। वो सारी सेल्स, टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स, और वो सेल मिलकर एक ही काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में मसल सेल्स होते हैं, मसल सेल्स मिलकर मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं, और मस्कुलर टिश्यू क्या करा रहे हैं? मूवमेंट। यहां पर मैं ऐसे मूव कर पा रही हूं, मैं कुछ लिख पा रही हूं, है ना? तो जो भी मूवमेंट हम कर पा रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ मसल्स। तो मसल सेल्स के ग्रुप ने क्या बनाया? मस्कुलर टिश्यू। टिश्यू का ग्रुप क्या बनाता है? ऑर्गन। ऑर्गन। और ऑर्गन का ग्रुप क्या बनाता है बेटा? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर क्या बनाते हैं? बॉडी बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम मिलकर बॉडी बनाते हैं। ठीक है? हमारी बॉडी में कौन कौन से सिस्टम है? देखो, हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बहुत सारे सिस्टम्स हैं, पढ़ोगी तुम अपने सिलेबस में ही। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ स्मॉल द सेल्स कैन बी। अगर पूरी दुनिया का सबसे छोटा सेल देखा जाए तो इट इज PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बहुत ही छोटा होता है, इनको हम मेजर करते हैं बेटा माइक्रॉन्स में। ये बहुत, मतलब मीटर तो बहुत ही बड़ा हो गया, 1 सेंटीमीटर भी बहुत बड़ा हो गया, हम इनको माइक्रॉन्स में मेजर करते हैं। और अगर अपनी बॉडी का सबसे छोटा सेल तुम देखना चाहो तो वो रेड ब्लड सेल होता है। रेड ब्लड सेल बहुत ही छोटा होता है। क्यों होता है इतना छोटा? ताकि वो आसानी से हमारे ब्लड वेसल्स में ट्रांसपोर्ट हो सके। हमारी ब्लड कैपिलरीज होती है, वो वहां जाती हैं जहां पर बहुत नैरो एरियाज होते हैं ब्लड सप्लाई करने के लिए। तो रेड ब्लड सेल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, ताकि वो छोटी छोटी जगह पर भी एंटर कर सकें। सो स्मॉलेस्ट सेल्स आर द बैक्टीरिया। व्हिच बैक्टीरिया इट इज PPLO, या फिर इसको माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं। ये बहुत ही छोटा है, सबसे छोटा बैक्टीरिया है, 0.3 to 5 माइक्रोमीटर। रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं सबसे छोटे, 7 माइक्रोमीटर जितने डायमीटर के हो सकते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट सेल की अगर हम बात करें हमारी बॉडी में तो वो है बेटा न्यूरॉन। न्यूरॉन कैसा होता है? ये रहा न्यूक्लियस, ये उसके बाहर का स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म, और यहां पर होगा एक्सॉन, और ये होगा एक्सॉन टर्मिनल। जरूरत के हिसाब से सेल ने अपने शेप और साइज को बांटा हुआ है। जैसे अगर बात करें रेड ब्लड सेल की, तो रेड ब्लड सेल इतने स्मॉल इसीलिए होते हैं ताकि वो आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके थ्रू द नैरो ब्लड कैपिलरीज। बट वहीं पर नर्व सेल की अगर मैं बात करूं बेटा, इट इज द लॉन्गेस्ट सेल, ताकि ये सिग्नल को ट्रांसफर कर सके। हमेशा सिग्नल यहां से एंटर करता है नर्व सेल के अंदर, और जल्दी से इसके अंदर बैठ के यहां से बाहर निकल जाता है, और दूसरा न्यूरॉन उस सिग्नल को पकड़ लेता है। तो क्योंकि इनको जल्दी जल्दी सिग्नल पहुंचाना एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज व्हाई दे आर लॉन्ग। यू विल नॉट बिलीव कि कैन बी 1 मीटर लॉन्ग ऑल्सो। 1 मीटर लंबे न्यूरॉन सेल्स भी बॉडी के अंदर मिल जाते हैं, 1 मीटर जितने लंबे न्यूरॉन सेल्स। नाउ लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच के एग का, ऑस्ट्रिच का एग। और ऑस्ट्रिच के एग में भी बीच में जो येलो पार्ट होता है ना बेटा, द येलो पार्ट, ऑस्ट्रिच के एग का जो येलो पार्ट होता है, ये है लार्जेस्ट स्ट्रक्चर। यहां बाहर तो हम जो खाते हैं जैसे योक पार्ट है, योक पार्ट इज द एक्चुअली लार्जेस्ट एग स्ट्रक्चर। बाहर तो एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन। इसके अंदर तो बहुत सारा न्यूट्रिशन होगा इस एग को ग्रो कराने के लिए, योग को ग्रो कराने के लिए। बच्चा यहाँ योग के अंदर बनेगा ना, ये क्या होता है? बाहर सारा एल्ब्यूमिन, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटीन कंटेंट होगा, और बाहर की जो लेयर होगी वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होगी, CaCO3 से। सेंटर में होता है बेटा ये सेल। आगे आ जाओ। ह्यूमन रेड ब्लड सेल सर्कुलर और बाइकनकेव होते हैं। सर्कुलर तो तुमको पता ही है, गोल। बाइकनकेव मतलब बीच में से देखो
ये अंदर की तरफ घुसे हुए हैं, ये अंदर की तरफ घुसे हुए हैं। सेल ने अपनी शेप ऐसी पता है क्यों करी, इन्होंने अपने अंदर का न्यूक्लियस खाली कर लिया। न्यूक्लियस खाली कर लिया तो न्यूक्लियस खाली होने की वजह से बीच में गड्ढा पड़ गया। अब ये न्यूक्लियस खाली कर देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता इनके पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता इनके पास, ताकि अपने अंदर बहुत सारा हीमोग्लोबिन भर सके। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, तो हम चाहते हैं ना हमारे हर एक सेल को ऑक्सीजन पहुंचे। कैसे जाएगी? ब्लड पहुंचाएगा। ब्लड में क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन रख के बाइंड करते हैं ऑक्सीजन के साथ और हर एक सेल को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करके आते हैं। फिर उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें, व्हाइट ब्लड सेल्स की कोई फिक्स्ड शेप आपको इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती। मतलब ये ना अमीबा की तरह मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा है कि अमीबा क्या करता है? फैगोसाइटोसिस, खाने को खाने के लिए। जैसे अगर मैं यहाँ अमीबा बनाऊं तो अमीबा की कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, ये अमीबा है बेटा। अगर अमीबा को खाना दिखा, ये खाना है फॉर एग्जाम्पल, तो अमीबा अपने साइटोप्लाज्म को एक्सटेंड करेगा और इस खाने को अपने अंदर निगल लेगा। इसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। सेम तरीके से हमारे व्हाइट ब्लड सेल भी ऐसी कोई मूवमेंट दिखाते हैं। देखो कैसे, ये हमारी ब्लड कैपिलरी है, ये हमारी ब्लड कैपिलरी है जो कि बहुत ही पतली होती है, एक ही सेल की लेयर से बनी है। देखो, ओनली वन सेल्ड लेयर। यहां पर होंगे बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स जो कि ऐसे घूम रहे होंगे, है ना? ये रेड ब्लड सेल्स होंगे, अपने साथ हीमोग्लोबिन भर रहे हैं अपने अंदर और इन्होंने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, तो ऑक्सीजन लेकर जा रहे हैं ये, ठीक है, ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं। फिर आ जाओ व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? उनको दिखा कि बाहर यहां कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, तो वो यहां अपनी मेम्ब्रेन से बाहर आ जाएंगे। क्या करेंगे? देखो क्या करेंगे, यहां से बाहर आ जाएंगे बेटा, यहां से बाहर आ जाएंगे। ये व्हाइट ब्लड सेल है, यहां से बाहर आ जाएगा और इस सेल को खा जाएगा, इस बैक्टीरिया को खा जाएगा। तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स की अमीबॉइड मूवमेंट होती है, अमीबा की तरह मूव करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट। ठीक है, ये क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। समझ आया कि ये अमीबा की तरह इधर उधर 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 साइड में जगह बना के निकल जाते हैं। उसके बाद नर्व सेल्स लॉन्ग होते हैं ताकि ये सिग्नल को कंडक्ट कर सके। मस्कुलर सेल्स हमारी बॉडी में इकलौते सेल्स होते हैं जो लॉन्ग तो होंगे, साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, वो प्रोटीन जो इनको कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प कराएंगे। मैं ऐसे मूव कर पा रही हूं, कुछ भी लिख पा रही हूं, क्योंकि इस टाइम यहां की मसल्स जो है वो रिलैक्स कर रही हैं, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, नीचे वाली रिलैक्स कर रही है। और अगर मुझे हाथ नीचे लेके जाना है तो ऊपर वाली मसल्स रिलैक्स कर रही है, नीचे वाली कॉन्ट्रैक्ट कर गई, क्योंकि मसल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है बेटा, तभी हम मूवमेंट कर पाते हैं। क्लियर है? प्लांट्स की भी बात कर लेते हैं। प्लांट्स के लीफ के सरफेस के ऊपर गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स। जैसे कोई भी दरवाजा है, कोई भी गेट है, कंपनी का गेट है, सोसाइटी का गेट है, तो वहां पर गार्ड होता है ना, गार्ड। ऐसे ही सेम प्लांट्स में भी गेट को खोलने के लिए दो गार्ड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। बीच में दरवाजा है, देखो ये बीच में खाली जगह है जहां से चीजें अंदर बाहर जाएंगी, और इसको खोलने के लिए और बंद करने के लिए कौन है? गार्ड सेल्स। जितना पानी होगा ना गार्ड सेल्स के अंदर, उतना वो खुले रहेंगे। जितना पानी इनके अंदर कम होगा, ये बंद हो जाएंगे, लाइक दिस। बंद हो गए, देखो बंद हो गए, क्लोज। और ये क्या है? ओपन। नाउ माइक्रोस्कोप वी हैव डन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो सेल की ये बुक वाली सारी बातें कराने से पहले मैं आपको ना एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि सेल आखिर होता क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले हम सेल का एक ग्रॉस स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। अगर आपको कोई भी सेल दिया जाएगा तो उसमें तीन बेसिक चीजें आपको दिखती ही हैं मोस्टली सेल में। सबसे पहले तो होगी सेल की बाहर की मेम्ब्रेन। सेल की बाहर की मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन यानी कि दीवार, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही बेटा सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन भी इसी को बोलते हैं, मेम्ब्रेन यानी कि दीवार। ठीक है, अगर आप इसको जूम करके देखोगे, मान लो इतने हिस्से को ही आपने जूम करके देखा, तो आपको ऐसी सिंगल लेयर नहीं दिखने वाली है। क्या दिखेगा आपको? लेट मी शो यू। आपको दिखेगी एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इसका मतलब क्या होता है बेटा? ये एक ऐसी लेयर है जो कि फॉस्फेट और लिपिड ग्रुप से मिलकर बनी हुई है। एक होता है इसके अंदर हेड पार्ट, और फिर होती है इसकी टेल, टेल यानी कि पूंछ। हेड पार्ट और टेल, हेड पार्ट और टेल, हेड और टेल। ये है हेड और ये है टेल।
अगर मैं इसको यहां पर अरेंज करूं ना तो देखो कुछ ऐसा होगा, हेड और टेल, हेड और टेल। बाहर वाला जो ग्रुप है बेटा वो फॉस्फेट ग्रुप है, और नीचे अंदर की तरफ जो है वो है लिपिड ग्रुप। लिपिड यानी कि फैट। फॉस्फेट तुमने पढ़ा है ना केमिस्ट्री में, PO4 फॉस्फेट, वही वाला फॉस्फेट कुछ होता है यहां पर। तो बाहर हो गया फॉस्फेट, बीच में हो गया लिपिड से बना हुआ ग्रुप। आगे देखो मैंने क्या लिखा है, बाई लेयर। बाई मतलब टू, दो लेयर क्यों होती है यहां पर, एक इस तरफ है और दूसरी बेटा ऐसे पड़ी हुई होगी। ये चाहते हैं कि लिपिड जो है ना वो अंदर की तरफ रहे, लिपिड बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाई मैम, लिपिड बाहर भी तो हो सकता था। बेटा लिपिड पानी से नफरत करता है, लिपिड हेट्स वाटर। लिपिड नहीं चाहता कि पानी यहां इसके कांटेक्ट में आए। तो अगर ये लेयर नहीं होती तो सेल के अंदर यहां पानी होगा, वो इससे कांटेक्ट में आ जाता, तो इसको नफरत है पानी से, है ना। अब यहां तो पानी चल जाएगा बट यहां पर पानी नहीं चलेगा, तो इनकी लड़ाई ना हो इसीलिए ये बाई लेयर होती है। ये पार्ट, हेड पार्ट जो कि फॉस्फेट से बना है, जो कि फॉस्फेट से बना है, इट इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग, प्यार है इसको पानी से। हाइड्रोफिलिक किसको, हेड वाले पार्ट को, यानी कि वाटर लविंग। केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा तुमने, है ना, हाइड्रोफिलिक। बट वहीं पर अंदर जो टेल है, द टेल पार्ट, इट इज हाइड्रोफोबिक। या तो इसको पानी से डर लगता है या ये पानी से नफरत करती है। हाइड्रोफोबिक, पानी से नफरत या फिर पानी से हेट करती है। दैट इज व्हाई इट इज प्रेजेंट इनसाइड, कि इसको पानी की शक्ल ही ना देखनी पड़े, जाए तो पानी या हेड से ही मिले, मतलब इधर हेड से मिले और इधर हेड से मिले। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब ये बाहर की दीवार है बेटा, बाहर की दीवार है। अब ये ध्यान रखती है कि सेल के अंदर कौन सी चीज की एंट्री करानी है और कौन सी चीज की एंट्री नहीं करानी है। तो बेसिकली इट इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ गार्ड, है ना, जो डिसाइड करती है कि किसको परमिशन देनी है और किसी को नहीं देनी है। बेसिकली सिलेक्ट करके चीजों को अंदर बाहर भेज रही है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली सिलेक्ट करके परमिएबल परमिशन देना, तो ये ना सिलेक्ट करके ही चीजों को अंदर बाहर आने देगी। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। देन अगेन इट इज नॉट दैट हार्ड, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही फ्लूइड जैसी लेयर होती है ना। आप सोचते होंगे कि आखिर सेल बना किससे है, क्या ये इतना हार्ड होता है प्लास्टिक की तरह, क्या पानी जैसा होता है या फिर मैम पेस्ट जैसा होता है। तो बेटा इट इज एक्चुअली सॉफ्ट, सेल इतना हार्ड नहीं होता है। और जो इसकी मेम्ब्रेन होती है ना, अगर तुम ध्यान से देखोगे इसकी मेम्ब्रेन को तो तुम्हें फ्लूइड जैसी दिखेगी, पानी की तरह। फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, इसका मॉडल का नाम भी है, इसके स्ट्रक्चर को अलग से हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। देखो कैसे, ये जो लेयर है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, है ना, ये तो दिखेगी दिखेगी। इसके सर पे आपको कोलेस्ट्रॉल दिखेगा, यानी कि कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स दिखेंगे लाइक दिस, ठीक है। और आपको बीच बीच में दिखेंगे बेटा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स देखो कैसे पड़े हुए हैं, कुछ हो सकते हैं प्रोटीन्स जो कि यहां पड़े हों लाइक दिस, ठीक है, या फिर कुछ यहां नहीं यहां पड़े हों लाइक दिस, ठीक है। सरफेस प्रोटीन बोलते हैं क्योंकि सरफेस पे पड़े, है ना, ये क्या होगा, सरफेस प्रोटीन। कुछ प्रोटीन बेटा पूरे ऐसे अंदर घुस रहे होते हैं, इस पूरी दीवार के अंदर घुस रहे होते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के पूरे अंदर घुस रहे होते हैं। इनको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन्स तो लिख देते हैं भाई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में आपको क्या दिखता है, प्रोटीन्स आर ऑल्सो फाउंड। प्रोटीन्स दिखते हैं, जो सरफेस पर दिखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सरफेस प्रोटीन्स। और कुछ प्रोटीन बेटा आपको पूरा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए दिखते हैं, इनको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स किस लिए प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये वीआईपी गेट की तरह काम करते हैं। जैसे कि देखो सारी चीजें तो यहां सेल के अंदर से नहीं जाने देंगी, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बड़ी सिलेक्ट करके चीजों को अंदर भेजती है, सारी चीजों को अंदर बाहर नहीं जाने देगी। फॉर एग्जांपल सोडियम और पोटेशियम को तो भगा देती है, सोडियम पोटेशियम को लात मार के भगा देती है कि जाओ यहां से, अब उनको अंदर तो जाना है, काम होता है उनको। तो बेटा वो बीच में छोटे छोटे प्रोटीन से अंदर जा सकते हैं। सेम पानी की अगर मैं बात करूं तो कभी कभी पानी को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए बीच बीच में प्रोटीन्स लगे हुए हैं। मैं प्रोटीन्स को कैसे बताती हूँ, ये वीआईपी गेट से, जैसे आपकी नॉर्मल एंट्री नहीं हो रही है बट आप वीआईपी हो तो आपकी स्पेशल गेट से एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ नॉर्मल एंट्री नहीं हो रही बट प्रोटीन से एंट्री हो रही है। तो ऐसे प्रोटीन्स, पानी के लिए कौन सा प्रोटीन होता है, एक्वापोरिन। एक्वापोरिन आएगा नहीं, बस मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। बीच में प्रोटीन्स दिख रहे हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सिंगर एंड निकोलसन, देयर वर टू साइंटिस्ट जो बोलते हैं कि ये फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल है, क्योंकि एक तो फ्लूइड की तरह है और मोज़ेइक होता है बेटा, आप देखते हो ना ब्लर्ड पैटर्न होता है ना, ब्लर्ड,
कि कहीं पर कुछ और कहीं पर कुछ ठीक से क्लियरली नहीं दिखता, जब ब्लर ब्लर दिखता है तो उसको हम मोज़ेक बोलते हैं, क्योंकि ये भी एक फिक्स्ड पैटर्न में नहीं है। कहीं पर तो आपको ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दिखेगी, कहीं पर आपको प्रोटीन्स दिखेंगे। इनफैक्ट बेटा 60% तो प्रोटीन्स ही होते हैं और 40% आपकी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने कर लिया है, सिलेक्ट करके चीजों को अंदर भेजती है। अब आ जाओ, अब क्या पढ़ेंगे, एक और डायग्राम बनाते हैं क्योंकि यहां पर हो गया बहुत कुछ। यहां पर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हियर वी हैव स्टडीड अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट साइटोप्लाज्म। पढ़ लें क्या, या न्यूक्लियस पढ़ना चाहते हो? चलो पढ़ने तो दोनों ही है बेटा। मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रही हूं, फिर हम बुक पे जाएंगे और बुक की लैंग्वेज देखेंगे। ठीक है, आ जाओ सबसे पहले साइटोप्लाज्म पढ़ लेते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? पहले तो देखो, ये एक सेल है, ठीक है, और ये है सेल के अंदर एक न्यूक्लियस। ये है एक सेल और ये है सेल के अंदर एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऐसा नहीं होता, बट अभी न्यूक्लियस मैंने पढ़ाया नहीं है तो सिंपल से समझ लेना है ना। अब बेटा देखो, मैंने क्या किया, न्यूक्लियस के अंदर फॉर एग्जांपल मैं कलर कर देती हूं। न्यूक्लियस के अंदर नहीं, पूरे सेल के अंदर अगर मैं कलर कर दूं, ठीक है, यहां भी मैंने येलो कलर किया, यहां भी मैंने येलो कलर किया। ये येलो कलर पूरे सेल का हिस्सा दिखा रहा है, न्यूक्लियस का इलाका भी कवर कर रहा है और न्यूक्लियस के बाहर का इलाका भी कवर कर रहा है। यस, तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। ये एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। देयर वाज द साइंटिस्ट नेम्ड एज पुरकिंजे, ठीक है, उन्होंने बताया था, ही गेव द टर्म प्रोटोप्लाज्म। तो व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म इज ऑल द जेल लाइक कंटेंट इनसाइड द सेल, द जेली लाइक कंटेंट inside the cell, ठीक है, दिस इज योर प्रोटोप्लाज्म। अब अगर मैं इस कलर को डिलीट कर दूं, मैं सिर्फ क्या ये कलर डिलीट नहीं होगा? गिव मी 1 सेकेंड गाइस। हाँ, अगर मैंने अब इस कलर को डिलीट कर दिया, मैं सिर्फ न्यूक्लियस की बात करना चाह रही हूं, तो जो जेली लाइक कंटेंट न्यूक्लियस के अंदर है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। किससे बना है बेटा? बहुत सारा तो इसके अंदर पानी होगा, फिर कुछ सॉल्ट्स होंगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक काफी सारी चीजें इसके अंदर पड़ी हुई होंगी। तो न्यूक्लियस के अंदर जो एरिया उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और विच कलर रेड ले लेते हैं। यहां न्यूक्लियस के बाहर जो सारा एरिया है, इसको अगर मुझे अलग से नाम देना है, आई कॉल इट साइटोप्लाज्म। अब तुमको समझ में आया? यानी कि प्रोटोप्लाज्म तो पूरा सेल के अंदर का सामान होता है, यानी कि इट इज न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म बेटा। वहीं पर साइटोप्लाज्म इज, इट इज प्रेजेंट, द जेली लाइक कंटेंट प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस की दीवार, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की दीवार एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बीच का जो कंटेंट है उसको हम क्या बोल सकते हैं? साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म, द जेली लाइक कंटेंट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, तो बेसिकली एरियाज को अलग अलग करने के लिए हमने अलग अलग नाम दिए, ठीक है। अब एक बात देखो, ये जो हमारी साइटोप्लाज्म होता है ना, इसके अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनील्स होती हैं बेटा, इसके अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनील्स होती हैं। इन द साइटोप्लाज्म लार्ज नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनील्स आर प्रेजेंट, ठीक है। यहां पर आपने माइटोकॉन्ड्रिया देखा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुना होगा, है ना, पढ़ेंगे हम एक एक चीज को डिटेल में। सो यहां पर सारी सेल ऑर्गेनील्स प्रेजेंट हैं। यहां पर गोल्जाई अपैरेटस बना लेते हैं, ठीक है, रफ एक मैंने आपको बाउंड्री दे दी। सो ये सारी सेल ऑर्गेनील्स अगर मिला दी तो ही साइटोप्लाज्म बोलना, यानी कि जेली लाइक सब्सटेंस प्लस सेल ऑर्गेनील्स। बट अगर मैं इस एरिया की बात करूं, सेल ऑर्गेनील्स यहां है, पूरे को क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। बट अगर मुझे इस एरिया की बात करनी है, बच्चा ध्यान से सुना, कंफ्यूजन रहती है बच्चों को इसमें। पूरे एरिया को मैंने क्या बोला? साइटोप्लाज्म। मतलब रेड वाला कलर भी इमेजिन कर लो और उसमें सारी मशीनरी भी इमेजिन कर लो। बट अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया के आसपास वाले एरिया की, यहां वाले एरिया की, जिसमें सेल ऑर्गेनील्स नहीं आ रही हैं, इस वाले एरिया की बात करूं अगर मैं, इसको हम क्या बोलते हैं?
साइटोसोल। देखो मैं लिख देती हूं, तुमको समझ आएगा। साइटोप्लाज्म मतलब जेल प्लस सेल ऑर्गेनील्स। साइटोसोल क्या होता है बेटा? साइटोसोल साइटोप्लाज्म में से माइनस कर दो सेल ऑर्गेनील्स को। साइटोप्लाज्म में से माइनस कर दो सेल ऑर्गेनील्स को, देन वी कॉल इट साइटोसोल। ठीक है ना। व्हाट आर एक्चुअली सेल ऑर्गेनील्स? सेल ऑर्गेनील्स सेल के अंदर वो मशीन है जो कि काम करे। मतलब इसको ऐसे समझते हैं, सेल इज लाइक अ फैक्ट्री। फैक्ट्री को चलाने के लिए बेटा बहुत सारी मशीन चाहिए होती है ना, तो सेल ऑर्गेनील सारी मशीन का काम करती है। हर एक मशीन का अलग अलग फंक्शन पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम करेंगे हमारे न्यूक्लियस को। पहले न्यूक्लियस को समझते हैं। न्यूक्लियस 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 ये रहा। देखो न्यूक्लियस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का। मोस्ट ऑफ द सेल्स हैव न्यूक्लियस, मतलब 99% सेल्स के अंदर तो न्यूक्लियस होता ही है। कुछ रेड ब्लड सेल्स होते हैं, कुछ प्लांट्स में सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है। न्यूक्लियस अगर डायग्राम बनाए तो इट इज कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन। जैसे ये सेल था, ये एक पूरा सेल बना लेते। सेल के बीच में न्यूक्लियस जो होगा बेटा वो 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है बेटा, तो हमने इसको डबल प्रोटेक्शन दी, एक आउटर की और एक इनर वाली, है ना। सो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और एक हो जाएगी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनर एनएम मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसका काम क्या है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल का जेनेटिक मटेरियल संभाल कर रखता है। आप किसी भी सेल को बाहर निकाल के देखोगे, मान लो अपनी बॉडी का आपने सेल निकाला, तो आपको सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल दिखता है। जेनेटिक मटेरियल, यही जेनेटिक मटेरियल बेटा हमसे हमारे नए ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जाएगा, हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स से आया है। ठीक है। सो दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल किससे बना हुआ होता है? ये ना ऐसे धागे की तरह फोल्डेड है। तो आप एक काम करें, इस धागे को खोल दे। ठीक है। आप इस धागे को अगर खोलोगे तो आपको क्या दिखेगा? समथिंग लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ध्यान से सुनते जाना, क्लास 10th में भी तुमको ये पढ़ना ही है डिटेल में, तो अभी समझ लो। ये धागे जैसा स्ट्रक्चर एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल है, बट अभी इसकी कोई शेप नहीं है, ये ऐसे ही खुला हुआ पड़ा है। जैसे ऊन होता है ना, ऊन जिससे हम स्वेटर बुनते हैं, तो इमेजिन करो ऐसे खुला हुआ पड़ा हुआ है। अभी हम इसको बुलाएंगे बेटा क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्योंकि अभी ऐसे लूज फॉर्म में है। ठीक है। बट यही धागा जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो काफी ज्यादा कॉइल हो जाता है। देखो ये क्या हो रहा है? हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। यहां पर ये गोल 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 ऐसे घूमने शुरू कर देता है। नाउ वी कॉल इट क्रोमोसोम। अभी हम इसको क्या बुलाएंगे? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम और क्रोमैटिन में क्या फर्क है? सिर्फ स्ट्रक्चर का फर्क है। अभी ये लूज फॉर्म में है, यानी कि अनकॉइल्ड फॉर्म में है, इतना ज्यादा घूमा नहीं हुआ। बट जब ये बहुत ज्यादा कॉइल होना शुरू कर देगा तब हम इसको क्रोमोसोम बुलाते हैं। नाउ वी वांट टू सी कि धागा किससे बना है क्या ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर? तो इसको और ज्यादा आप जूम करके देख रहे हो, आपको दिखेगा कि एक्चुअली ये डबल धागा है, और इस धागे को हम बोलते हैं डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और बीच बीच में आपको दिखेंगे प्रोटीन्स, बीच बीच में दिखेंगे आपको प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स को बेटा हम हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। एक्चुअली ये प्रोटीन इसीलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि ये धागा जो कि डीएनए है वो खुद को इसके ऊपर रैप कर सके, गोल 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 घुमा सके। ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए ना बेटा, तभी तो धागा उसके ऊपर खुद को फोल्ड करेगा। तो हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर डीएनए खुद को कॉइल कर लेता है। एंड वी कैन से कि क्रोमोसोम किससे मिलकर बना है? डीएनए प्लस प्रोटीन्स। किससे मिलकर बना है? प्रोटीन से मिलकर बना है। डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। ठीक है। और यही डीएनए के ऊपर बेटा हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है। मान लो ये डुगू का डीएनए जो बच्चा अभी मैंने बनाया था, तो डुगू की आंखें मान लो ब्लैक कलर की हैं, तो वो आंखें कौन सी कलर की होंगी वो डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है, वो बताता है। डुगू की हाइट कितनी रखनी है, डुगू का जो भी बॉडी में फंक्शन हो रहा है, जो भी बॉडी के अंदर सामान बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, हार्मोन बन रहा है, एंजाइम बन रहा है, बेटा वो डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है, वो डिसाइड करता है। ये क्लास 10th में आप डिटेल में पढ़ोगे तो अब आपको इतना तो समझ आ गया होगा दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि इसके ऊपर इंफॉर्मेशन है, इसके ऊपर सामान है। तुमने सुना होगा ना कि अगर जैसे
सीआईडी में दिखाते हैं कि कोई बच्चा है वो गुम हो गया और 5 फादर आ गए और वो बोल रहे कि मैं इसका पापा हूं, मैं इसका पापा हूं, मैं इसका पापा हूं। तो आपको अगर पता लगाना है कि कौन उसके रियल फादर है तो हम डीएनए टेस्ट करते हैं। तो हम एक्चुअली क्या देखते हैं, सबका डीएनए उस बच्चे के डीएनए से मैच कराएंगे। मतलब जितने भी फादर्स क्लेम कर रहे हैं कि मैं पापा हूं, मैं पापा हूं, सबका डीएनए निकालेंगे, सबका डीएनए मैच करेंगे उस बच्चे के साथ, जिसमें सबसे ज्यादा सीक्वेंस मैच कर जाएगी वो उसके पापा बनेंगे। ठीक है, सो ये डीएनए के ऊपर ही इंफॉर्मेशन होती है। ये इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा हमारे घर वालों से मैच करती है। ठीक है, चलो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको कौन प्रोटेक्ट करके रखता है? हमारा न्यूक्लियस, तिजोरी की तरह पड़ा हुआ है बेटा न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहां न्यूक्लियस क्या कर रहा है? डीएनए प्रेजेंट है इसके अंदर। बेटा हमारी बॉडी में एक प्रोसेस चलता रहता है। क्या प्रोसेस चलता है? कि जो डीएनए है वो बनाता है आरएनए, और आरएनए बनाता है बेटा प्रोटीन्स। आरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन्स बनाता है। और ये उल्टा भी हो सकता है, वापस भी ये प्रक्रिया चलती रह सकती है। यानी कि इतना तो समझ आया कि डीएनए कुछ सामान बना रहे है ना। अब ये सामान अंदर से बाहर भी जाना चाहता है तो वो कैसे जाएगा? वो न्यूक्लियस की दीवार से बाहर चला जाएगा, इस मेम्ब्रेन से बाहर चला जाएगा। यहां पर छेद है ना, छेद को हम बोलते हैं पोर्स। सो दिस इज नोन एज न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में पोर होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। छेद हो गए, क्लियर है इतना? उसके बाद यहीं पर आपको एक और स्पेशल जगह दिखेगी बेटा, जहां पर कुछ आरएनए पड़े हुए हैं और कुछ राइबोसोम्स पड़े हुए हैं। इट इज अ एरिया जिसमें आरएनए और राइबोसोम्स पड़े हुए हैं। ऐसे अलग से ब्लू कलर का स्ट्रक्चर बना दूं, अब यहां लिख लें क्या है ये अलग से स्ट्रक्चर? इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस बेटा न्यूक्लियस के अंदर ये एक जगह है जहां पर भर भर के प्रोटीन्स बनते हैं। बहुत सारे प्रोटीन्स यहां पर बनाए जाते हैं, और प्रोटीन को बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक तो आरएनए चाहिए, ठीक है, और एक राइबोसोम्स चाहिए। राइबोसोम एक तरीके की सेल ऑर्गेनील होती है, सेल के अंदर ही मिलती है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो प्रोटीन बनाने के लिए ही बना है। हमारी बॉडी किससे बनी? प्रोटीन से बनी है। तुमने देखा सेल की मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी बहुत सारा प्रोटीन है। यानी कि सेल अगर बनाना चाहता है खुद को या मेंटेन करना चाहता है तो प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए। तो वो प्रोटीन राइबोसोम्स बना लेते हैं। तो राइबोसोम्स और आरएनए मिलकर यहां भर भर के प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इसी एरिया को न्यूक्लियोलस बोला जाता है। इसी एरिया को न्यूक्लियोलस बोला जाता है। यहां लिख दूं प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, क्लियर, डन है। ठीक है, आरएनए और राइबोसोम से मिलकर। अब आपको मतलब आपको ये नहीं पता होगा कि आरएनए क्या होता है ना। आरएनए अब आप इतना डिटेल में 9th में पढ़ना नहीं है अपने को, बट इतना जरूर जान लो कि जैसे ये डीएनए डबल थ्रेडेड है ना, तो यही डबल थ्रेडेड डीएनए खुद को सिंगल थ्रेड कर लेता है, खुद को सिंगल थ्रेड कर लेता है और अपने स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव कर लेता है बस। ठीक है, सो दिस इज आरएनए। इसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको बोलते हैं डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। स्ट्रक्चर में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस आ जाते हैं। चलो बेटा, सो नाउ बेसिक स्ट्रक्चर इज डन। आओ इसको बुक में से रीड करें। ये सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनील है। पहली बात तो अगर प्रेजेंट है तो सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनील है। ज्यादातर स्पेरिकल होती है और डेंस होती है, यानी कि इसमें बहुत सारा न्यूक्लियोप्लाज्म पड़ा हुआ है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसमें पोर्स होते हैं ताकि वो सब्सटेंसेस को एंटर और लीव करा सके। दरवाजे की तरह वो छेद काम करेगा, सामान अंदर जाएगा, वहां से ही बाहर आएगा। इसके अंदर एक धागे जैसा स्ट्रक्चर पड़ा है जिसको क्रोमैटिन फाइबर्स बोलते हैं, जिसके अंदर डीएनए है। बताओ, एक एक लाइन समझ आई ना? इसी के अंदर धागे जैसा स्ट्रक्चर पड़ा है जो अभी अनकॉइल्ड है, विच इज क्रोमैटिन, और इसी क्रोमैटिन के अंदर डीएनए है और डीएनए के साथ साथ प्रोटीन्स है ना। अभी इसको क्रोमैटिन बोलेंगे, ये ऐसे ऐसे कॉइल हो जाएगा तो इसको क्रोमोसोम बोलेंगे। नाउ व्हाट इज द फंक्शन? बेटा इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, सारे चीफ फंक्शंस करता है। अगर इसको सेल से निकाल दे तो सेल मर जाएगा। एंड इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है जीन्स की हेल्प से, जो कि हमारे सारे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कंट्रोल करता है। जैसे बोला जाता है मम्मी पापा पर ही बच्चे जाते हैं ना, मम्मी के बाल करली है तो बच्चे के भी बाल करली हो जाते हैं। मम्मी की जो हाइट होती है, पापा की जो हाइट होती है, वही बच्चे भी अक्सर उसी हाइट के देखे जाते हैं, क्योंकि मम्मी पापा का डीएनए बच्चे के अंदर आया और वो डीएनए के ऊपर जीन है। वो जीन हार्मोन भी बनाता है, प्रोटीन भी बनाता है, एंजाइम भी बनाता है। वही हमारे अंदर आ गए, सेम आ गए तो हम मम्मी पापा जैसे दिखते हैं। नाउ यू अंडरस्टूड द बेसिक पॉइंट। इतना ही पढ़ो अभी न्यूक्लियस के बारे में, क्लास 10th में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा न्यूक्लियस डन हो गया, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, और फिर आपने देख लिया हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। एक बार मैं और दिखा देती हूँ आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कैसे दिखता है।
अच्छा ओके, ये रही पीपीटी। मैं आपको बेटा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिखाना चाहती हूँ, 1 मिनट रुको। ये होता है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसी दिखती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोला था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है, ये फ्लोटिंग स्ट्रक्चर होता है। ये बीच में बड़े बड़े इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स हैं, सामान जा रहा है इससे अंदर, और तुमको हेड और टेल पार्ट दिख रहा है, फॉस्फोलिपिड और बाइलेयर, सामान देखो अंदर बाहर जा रहा है। ठीक है, पानी होता है ज्यादा एक तरफ तो वो दूसरी तरफ मूव कर जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। गैसेस का भी मूवमेंट हो जाता है और कभी कभी एनर्जी की हेल्प से भी सामान को अंदर बाहर लिया जाता है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है बेटा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ वी कैन टॉक अबाउट सेल ऑर्गेनील्स। सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखो क्या लिखा है यहां पर। सेल मेम्ब्रेन outermost in animal cells lies next to cell wall in plant cells, very thin flexible। यहां से पढ़ो, बहुत ही पतली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लिविंग होती है। इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इट इज सेमी परमिएबल एंड इट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स। लिपो मतलब लिपिड्स, प्रोटीन्स तुमको पता ही है, तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब बेटा हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी सेल वॉल की। तुम्हारे और मेरे पास सेल वॉल नहीं है, वी डू नॉट हैव सेल वॉल। ठीक है, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। एनिमल्स के पास एक खास प्रॉपर्टी होती है कि वो भाग सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो जब भी कोई मुसीबत आएगी ना, मान लो जंगल इमेजिन करो, तो जंगल में मौसम खराब है और बहुत तबाही चल रही है, तो सारे एनिमल्स क्या करेंगे? भाग कर अपने अपने घरों में घुस जाएंगे, है ना। बट प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकते। प्लांट्स को उसी जगह पर खड़े रहना है। प्लांट्स आर नॉट मूवेबल, है ना, नॉन मोटाइल होते हैं। तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए प्लांट्स के केस में क्या होता है, एक तो सेल मेम्ब्रेन हो गई, है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाहर सेल्यूलोज से बनी हुई एक और लेयर होती है जिसको सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल, है ना। ये सेल वॉल प्लांट्स के अंदर तो होती ही होती है ना। प्लांट्स के अंदर बनी हुई है सेल्यूलोज से। प्लांट्स के अंदर बेटा बैक्टीरिया के पास भी ये वॉल होती है, सेल वॉल। बैक्टीरिया, तभी तो बेटा बैक्टीरिया इतनी गंदी गंदी जगह पर भी मिल जाता है। बहुत हाई टेम्परेचर में भी, बहुत ठंडे टेम्परेचर पे भी बैक्टीरिया मिल जाते हैं अपने को, है ना। वो सरवाइव कर जाते हैं हर जगह, क्योंकि बैक्टीरिया के पास भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल है ना। बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल है। और बेटा इतना ही नहीं, फंगस के पास भी सेल वॉल होती है। फंगस के पास, जो तुम्हारा टिफिन पुराना हो जाता है, तुम्हें गंदी सी स्मेल आती है, उसमें कॉटन जैसा स्ट्रक्चर ग्रो करता है ना, वो फंगस होती है। उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो फंगस की सेल वॉल भी तुमको दिखेगी, जो कि काइटिन से मिलकर बनी है, काइटिन। और बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलकर बनी है? पॉलीसेकेराइड्स। क्योंकि यहाँ पर 9th के बच्चे अलग अलग बुक से पढ़ रहे होते, तो जिन बच्चों की बुक में ये है वो लिख सकते हैं, है ना, उनको समझ आ जाएगा। जिनकी बुक में नहीं है, जिन्होंने स्कूल में नहीं पढ़ा, तो यू कैन स्किप दिस टॉपिक। तो सेल वॉल, सेल वॉल इज फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। तो यहां पर यही लिखा है, देखो, एनिमल सेल के अंदर तो सबसे आउटर मोस्ट क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि उससे बाहर कुछ नहीं है अपने पास। बट प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उनके सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है जिसको सेल वॉल बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया को अलग करेगा। बेसिकली दीवार बनाई है, तो दीवार बाहर के एनवायरमेंट से अंदर के घर को अलग रखती है ना। तो यही बात हो गई। रेगुलेट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सर्टेन सॉल्यूट्स एंड आयंस। सॉल्यूट जैसे शुगर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, बेटा ये सेल के अंदर अगर एंटर करना चाहते हैं, सोडियम पोटेशियम एंटर करना चाहता है, तो रेगुलेट मतलब कंट्रोल कर रहा है, ध्यान रख रहा है। तभी हम इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं कि सबकी एंट्री नहीं है, सिलेक्ट करके ही चीजों को भेजेगी। एंड इट ऑल्सो मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल, है ना, शेप भी मेंटेन करेगी। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द सेल ऑर्गेनील्स। सेल वॉल के बारे में पढ़ लेते हैं। ध्यान रखना, सेल वॉल नॉन लिविंग होती है बेटा। सेल वॉल इज नॉन लिविंग। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो लिविंग होती है और वो सबको एंट्री नहीं देती, सिलेक्ट करके, गार्ड भैया की तरह। जैसे हम ओरियो बिस्किट के फैक्ट्री में चले गए फॉर एग्जांपल, है ना, तो फैक्ट्री में अपने को एंट्री नहीं मिलेगी। हम किसको एंट्री मिलेगी? जो फैक्ट्री का मालिक होगा या फिर जो लेबर आ रही है वहां पर, या फिर कोई काम हो गया बीच में, तो उनको एंट्री मिलेगी। तो सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ऐसे ही काम करती है। पर सेल वॉल वो आलसी गार्ड है। सेल वॉल तो डेड होती है और सबको अंदर बाहर जाने देती है। डेड है तो फिर क्या ही देखेगी ना बेटा। तो इट इज डेड एंड कंप्लीटली परमिएबल, नॉन लिविंग, सराउंडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ज्यादातर सेल्यूलोज से बनी हुई है प्लांट्स के अंदर, और फ्रीली परमिएबल, फुल परमिशन आने जाने की। ये प्लांट सेल की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करती है और प्लांट के अंदर ही सामान को अंदर बाहर जाने में हेल्प करती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है बेटा, तो सेल वॉल डन हो गया।
साइटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक सब्सटेंस ना। सो सारा का जो सारा सामान है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हटा दो क्योंकि न्यूक्लियस को इंक्लूड कर लिया तब वो प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। इट कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ, किससे बना है साइटोप्लाज्म? पानी से बना है, कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बना है और उसके अंदर कुछ ऑर्गेनील्स होती हैं। देन क्या फंक्शन है? ये जो अपने अंदर ऑर्गेनील्स लेकर बैठा हुआ है उसने जगह दी है बेटा, साइटोप्लाज्म ने कहा है आओ मेरे अंदर बैठो, मैं तुमको जगह दूंगा, तुम मेरे अंदर बैठकर ही काम करो। सारी सेल ऑर्गेनील्स साइटोप्लाज्म के अंदर होती है और कुछ केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म के अंदर भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ लिया होगा कि ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है पाइरुवेट के अंदर, वो बेटा साइटोप्लाज्म में ही तो होता है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पाइरुवेट में किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में, है ना। तो साइटोप्लाज्म के अंदर भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। क्या लिखा है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी कि केमिकल रिएक्शंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, साइटोप्लाज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो बेटा अब हमको बात करनी है सारी की सारी सेल ऑर्गेनील्स की। जैसे ना एक बार बार मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि फैक्ट्री में जिस तरीके से मशीन्स काम करती हैं ऐसे सेम तरीके से सेल के अंदर सेल ऑर्गेनील्स काम करती हैं। सबसे पहली सेल ऑर्गेनील हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो मतलब इनसाइड, प्लाज्मिक प्लाज्मा के अंदर की तरफ आपको मिलेगी, साइटोप्लाज्म के अंदर की तरफ, और रेटिकुलम मतलब नेट लाइक स्ट्रक्चर, जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो जब आप सेल के अंदर इसको देखोगे ना, ये रहा न्यूक्लियस, ये रही बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से ही कनेक्टेड होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। इसकी जो मेम्ब्रेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है, देखो सारी सेल ऑर्गेनील्स की, सबकी नहीं, मोस्टली सेल ऑर्गेनील्स की मेम्ब्रेन होती है। हम पढ़ेंगे किसकी डबल होती है, किसकी सिंगल होती है, किसके पास मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। बट ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी कनेक्टेड है। अब इसका काम क्या है? देखो बेटा, दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER लिख दूं शॉर्ट फॉर्म में, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर आपको राइबोसोम्स दिख जाते हैं। ये एक और सेल ऑर्गेनील है जिसका काम क्या है? प्रोटीन्स बनाना। तो क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स लग गए, राइबोसोम्स, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन्स बनाना। तो इसीलिए हम बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इज द मेन फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके सरफेस को देखते हुए इसका नाम रखा हुआ है। इसके सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं है तो हम स्मूथ सरफेस मानते हैं, और इसका काम है लिपिड्स बनाना। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता लिपिड्स का मतलब क्या है। बेटा क्लास 9 के हिसाब से आप इतना जान लो कि लिपिड्स आर नथिंग बट फैट मॉलिक्यूल्स, फैट लाइक मॉलिक्यूल्स। सो फैट बनाने का काम, लिपिड्स बनाने का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन की फैक्ट्री माने गए हैं क्योंकि इतना सारा प्रोटीन्स बनाते हैं राइबोसोम्स, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ के भी प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है। इरेगुलर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूलर डबल मेम्ब्रेन, ये नेटवर्क बना हुआ है, जाल की तरह फैला हुआ है, कंटिन्यू होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। एक साइड पर देखो यहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कंटिन्यूड है और दूसरी साइड पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है। दो तरीके का होता है, स्मूथ और रफ, दोनों के फंक्शंस भी हमने यहां पर लिख लिए। इसका मेन काम क्या है? प्रोटीन्स और फैट्स को बनाना और सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। देखो सेल का जो फ्रेमवर्क है वो बनाता है, हमारा फ्रेमवर्क हमारा हड्डियों का ढांचा यानी कि स्केलेटन बनाता है। अगर मेरे अंदर से या किसी ह्यूमन बीइंग से तुम सारा स्केलेटन बाहर निकाल लो तो कोई शेप रहेगी क्या बॉडी की? नहीं ना। सेम तरीके से सेल के अंदर उसकी शेप देने का काम भी कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतना क्लियर हुआ? आगे आ जाओ। प्रोटीन्स और लिपिड्स भी इसने बनाए हैं। अब देखो इसके बाद अपने को पढ़ना है गोल्जाई अपैरेटस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही गोल्जाई अपैरेटस लगा हुआ है। जैसे कि अगेन लेट्स मेक द स्ट्रक्चर। ये हमारी हो गई मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साथ यहां क्या जुड़ा हुआ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा हुआ है। अब इसके आसपास ही आपको गोल्जाई अपैरेटस दिख जाता है। इसके आसपास ही आपको गोल्जाई अपैरेटस दिख जाता है लाइक दिस।
अब ये जो गोल्जाई अपैरेटस है, इसको अपैरेटस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो लंबी लंबी इसके अंदर पैरेलल ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, फिर इसी की मेम्ब्रेन के आसपास, इसी की मेम्ब्रेन से बने हुए आपको ऐसे गोल गोल वेसिकल्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर एक तो आपको मिलेंगे ट्यूब्यूल्स, छोटे छोटे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर, फिर आपको दिखेंगे ये जो पैरेलल स्ट्रक्चर्स हैं ट्यूब जैसे, इनको हम बोलते हैं सिस्टर्नी, और फिर आपको दिखते हैं बेटा ये वेसिकल्स। ये सारे के सारे मिलकर गोल्जाई अपैरेटस को बनाते हैं। अब इसका काम पता है क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग काम है इसका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोटीन्स और लिपिड्स बना दिए थे, अभी वो इनकम्प्लीट है, पूरी तरीके से बने नहीं है, तो उनको भेज दिया जाता है गोल्जाई अपैरेटस के पास। कैसे भेज दिया जाता है? ये वेसिकल्स है ना, वेसिकल्स के अंदर बैठकर प्रोटीन्स और लिपिड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं। तो यहां वेसिकल्स होंगे, इसके वेसिकल्स में बैठकर प्रोटीन्स और लिपिड्स आ जाएंगे गोल्जाई अपैरेटस के पास। गोल्जाई अपैरेटस इन्हीं प्रोटीन्स और लिपिड्स को पहले तो स्टोर करेगा, तो स्टोरेज का काम है। ठीक है, फिर उसको मॉडिफाई करेगा, मॉडिफाई यानी कि उसके अंदर कुछ चेंजेस लेकर आएगा। जैसे कि मैंने कहा कि अभी ये पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुए, इनके स्ट्रक्चर में भी कुछ चेंजेस करने। ठीक है, और साथ में करेगा पैकेजिंग। ये तीनों काम किसके लिए हो रहे हैं? प्रोटीन्स और लिपिड्स के लिए हो रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा गोल्जाई अपैरेटस बहुत सारे एंजाइम्स बनाता है, हार्मोन्स बनाता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। जब आप स्पर्म सेल पढ़ोगे ना क्लास 10th में, तो आपको पता चलेगा कि स्पर्म सेल के हेड में एक और केमिकल होता है जिसको एक्रोसोम बोलते हैं। वो एक्रोसोम भी स्पर्म सेल के गोल्जाई अपैरेटस ने बनाए हैं। सो अगेन वन इंपॉर्टेंट फंक्शन, गोल्जाई अपैरेटस क्या करता है? बहुत सारे हार्मोन्स बनाता है, एंजाइम्स बनाता है, और स्पर्म के अंदर एक्रोसोम बनाने का काम भी गोल्जाई अपैरेटस का होता है। अदर देन दिस इट हेल्प्स इन स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। ये सारे काम किसके लिए करता है? प्रोटीन्स और लिपिड्स के। ये प्रोटीन्स और लिपिड्स बने कहां थे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ऑलराइट, चलो गोल्जाई अपैरेटस के बाद हम राइबोसोम्स पढ़ सकते हैं। आपने राइबोसोम का नाम अभी बहुत बार मेरे मुंह से सुना। तो राइबोसोम्स आर नोन एज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? प्रोटीन्स बनाना है। राइबोसोम एक ऐसी सेल ऑर्गेनील है जिसके पास मेम्ब्रेन ही नहीं होती है। ठीक है, दीज आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, या तो ये साइटोप्लाज्म में फैले हुए होंगे या फिर ये किसी के साथ अटैच्ड होंगे। किसके साथ अटैच्ड होंगे? अभी हमने देखा ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से अटैच्ड है। सो राइबोसोम्स आर समटाइम्स अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आइदर दे आर फैले हुए इन द साइटोप्लाज्म। सिंगल वॉल डेंस स्फेरिकल बॉडीज कंपोज्ड मेनली ऑफ आरएनए। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये लाइन सबको आती है, सबको पता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल का मतलब क्या होता है? कि ये एनर्जी बनाने में हेल्प करते हैं। एक्चुअली लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी सेल ऑर्गेनील है जो कि 2 मेम्ब्रेन से बनी है, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली मेम्ब्रेन। एक्चुअली इसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है लाइक दिस। बाहर वाली फोल्डेड नहीं है, अंदर वाली फोल्डेड है। इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टेई। दीज आर द फोल्ड्स। अब ये फोल्डेड क्यों है? ताकि जब रिएक्शन हो तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया क्या केमिकल रिएक्शन करती है ये अभी मैं आपको बताऊंगी, बट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया इसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड बट आउटर मेम्ब्रेन इज नॉट फोल्डेड। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। बेटा इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इसको केमिकल रिएक्शन करने में हेल्प करते हैं। केमिकल रिएक्शन मेन क्या रिएक्शन करता है? ये सेल के पास जो भी खाना आया, ग्लूकोज आया, उस ग्लूकोज के साथ मिलके, उस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलाकर ये एटीपी बनाता है। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल।
तो अगर सेल को एनर्जी खर्च करनी है या फिर स्टोर करनी है तो वो एटीपी की फॉर्म में होगी। और एटीपी पूरे सेल में बनता कहां है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है। इसी रिएक्शन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, जो आप पढ़ चुके हो रेस्पिरेशन चैप्टर में, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आपने पढ़ा है ना कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटता है पाइरुवेट के अंदर, ये रिएक्शन तो साइटोप्लाज्म में होगी, फिर पाइरुवेट आगे जाकर जो एनर्जी बनाता है, एटीपी बनाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनाता है। इसी रिएक्शन को क्रेब्स साइकिल भी बोला जाता है, जो आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है, बस नाम दिया हुआ है कि क्रेब्स साइकिल होती है। तो क्रेब साइकिल भी कहां हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। यहां ग्लूकोज की जगह अगर अब मैं पाइरुवेट लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ग्लूकोज का पहले टूटता है पाइरुवेट में, ये पाइरुवेट साइटोप्लाज्म में बनेगा और फिर पाइरुवेट का फर्दर ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। ये काफी शेप के मिलते हैं, मोस्टली सॉसेज शेप के होते हैं, है ना। डबल वॉल्ड इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है जिसको क्रिस्टेई बोलते हैं। इनका खुद का ये भी मैं बताती हूँ। ऑल्सो कंटेन देयर राइबोसोम्स, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। ये देखो, रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम पाइरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड इन साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड एक ही बात है, पाइरुविक एसिड को ही पाइरुवेट भी बोल सकते हैं। तो पाइरुवेट से मिलकर इसने एनर्जी बनाई एटीपी की फॉर्म में, तो हम बोलते हैं कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन को जगह देता है, एटीपी को स्टोर करता है और कुछ कुछ एंजाइम्स भी बनाता है जो कि इस रिएक्शन में हेल्प करते हैं। क्रेब साइकिल में जो एंजाइम्स चाहिए होंगे ना, वो भी ये बनाएगा। अब ये एक वीआईपी सेल ऑर्गेनील है, वेरी इंपॉर्टेंट मैं बोलती हूं, क्योंकि बेटा इसके पास इसका खुद का डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है और इसके खुद के राइबोसोम्स भी हैं। अब इस जेनेटिक मटेरियल और राइबोसोम्स को ये यूज करके खुद ही खुद को डिवाइड कर देता है। इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल, इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल और इसके अंदर है ये राइबोसोम्स। ऐसी एक और सेल ऑर्गेनील होती है जो कि प्लांट्स के अंदर मिलती है, जिनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। बेटा उनके पास भी उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल और राइबोसोम्स होते हैं। तो ये यही इस पॉइंट में क्या लिखा है? हैव देयर ओन डीएनए, इसके पास खुद का डीएनए है जिसके अंदर बहुत सारे जीन्स हैं और राइबोसोम्स भी होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया डन। नाउ वी कैन टॉक अबाउट लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर वेरी स्पेशल सेल ऑर्गेनील। लाइसोसोम के अंदर इसके खुद के एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम कब काम करता है? बेटा मान लो कोई सेल है जिसके अंदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया घुस गए उस सेल के अंदर, तो लाइसोसोम ऐसे लगा लो एसिड के कुएं, ये अपने आप से बहुत सारा एसिड रिलीज करेंगे, एंजाइम्स रिलीज करेंगे जो कि उस सेल को या बैक्टीरिया को खत्म कर देगा, किल कर देगा। अगर सेल बूढ़ा हो जाता है, वॉर्न आउट टिश्यूज, डेड टिश्यूज, उनको भी मारने के लिए, बॉडी से साफ करने के लिए लाइसोसोम्स बर्स्ट कर देता है, अपने अंदर से सारे एंजाइम्स बाहर निकाल देता है एंड इसी को हम बोलते हैं सुसाइड। खुद को मार लेता है ना, ये ऑटोप्सिस कर लेता है। सो मेम्ब्रेनस सैक बड ऑफ फ्रॉम द गोल्जाई बॉडी। बेटा गोल्जाई बॉडी से ही बनता है ये, है ना। गोल्जाई अपैरेटस पढ़ा था, तो गोल्जाई अपैरेटस में फंक्शन लिखा हुआ था कि इट सिंथेसाइज एंजाइम्स, तो वो एंजाइम्स लाइसोसोम के लिए बनाता है। कितने टाइप के एंजाइम्स होते? 40 अलग अलग तरीके के एंजाइम्स होते जो कि गोल्जाई बॉडीज ने बनाए फॉर लाइसोसोम्स। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, सेल के अंदर ही अगर कुछ डाइजेस्ट करना है, बाहर के सब्सटेंसेस जैसे कि बैक्टीरिया, कोई और इन्फेक्शियस सब्सटेंस आ गया, उसको किल करना है। जब सेल ओल्ड हो गया या बूढ़ा हो गया तो भी ये खुद को मार लेता है, इसलिए हम इसको सुसाइड बैग बोलते हैं। डाइजेस्ट कार्टिलेज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। बोन फॉर्मेशन के टाइम पर जैसे क्या होता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज धीरे 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 मैच्योर होकर बोन में बनती है, तो पुराने जो कार्टिलेज के सेल्स है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको भी किल कर देगा लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स, दीज आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। देन प्लास्टिड्स पढ़ेंगे पहले, प्लास्टिड्स या पहले सेंट्रोसोम पढ़ते हैं। सेंट्रोसोम एक ऐसी सेल ऑर्गेनील होती है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करती है, बट इट इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल्स। ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में दिखेगी आपको। जैसे कि देखो ये हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर अब डिवीजन का टाइम है, जेनेटिक मटेरियल को सेपरेट करना है, डिवाइड करना है, तो आपको ये सेल ऑर्गेनील दिखेगी लाइक दिस। इसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। बेटा सेंट्रोसोम के अंदर ना आपको छोटे छोटे ट्यूब से बने हुए बंडल्स दिखते हैं लाइक दिस। एक बंडल आपको ऐसे दिखेगा और एक बंडल आपको ऐसे दिखेगा, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर दिखेंगे। ठीक है,
ये छोटे छोटे प्रोटीन की जो ट्यूब्स हैं, छोटी मतलब माइक्रो, ट्यूब्स है तो ट्यूब्यूल्स, प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर है। तो माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए ये दो स्ट्रक्चर्स, इनको हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स। सो टू सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे के राइट एंगल पे पड़े हुए, 90 डिग्री पे पड़े हुए लाइक दिस। एंड इनको अगर हम एक्सपैंड करके देखें तो ये छोटे छोटे प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने हुए हैं। ये अपने अंदर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रिलीज करते हैं, अपने अंदर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रिलीज करते हैं। इनको हम स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। ये भी प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर है। ये स्पिंडल फाइबर अटैच करता है क्रोमोसोम से और क्रोमोसोम को सेपरेट कर लेता है। देखो क्या होता है, जब सेल को डिवाइड करना है, दो बच्चे बनाने हैं अपने सेल को, है ना, ये सेल है, इसको आप अपने दो नए बच्चे बनाने हैं। इसके न्यूक्लियस के अंदर ऐसे क्रोमोसोम पड़ा हुआ होगा, है ना। अभी वो क्रोमोसोम अपना सामान डबल करके बैठा हुआ है, क्योंकि उसको अब ये दोनों जो क्रोमैटिड्स है उसको सेपरेट करना है, डिवाइड करना है। तो बेटा हमें एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर चाहिए होता है। ये रस्सी जैसा स्ट्रक्चर क्रोमैटिड से खुद को अटैच करता है और क्रोमोसोम को एक दूसरे से सेपरेट कर देता है। ये क्रोमोसोम है जो एक दूसरे से अलग हो गया। नाउ दिस प्रोसेस इज डन बाय स्पिंडल फाइबर्स। तो अगेन इसके अंदर आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है। यहां पर जो क्वेश्चन बन सकता है वो यही बनेगा कि सेंट्रोसोम किसके अंदर है, प्लांट सेल के अंदर है क्या? सो आंसर इज नो, इट इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स एंड इट हैज दो प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर जिनको सेंट्रियोल्स बोलते हैं, न्यूक्लियस के पास पड़ा हुआ होता है। अक्सर एक या दो ही सेंट्रियोल्स मिलते हैं वैसे मोस्टली, और सेंट्रियोल्स किससे बने हुए हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं। ये सारा प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में और ये स्पिंडल फाइबर्स बनाता है जो कि सेल को सेपरेट करने में हेल्प करता है, क्रोमोसोम को सेपरेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, लाइसोसोम्स डन, सेंट्रोसोम्स डन। अब आ जाते हैं प्लास्टिड्स के ऊपर। प्लास्टिड्स तुम्हारे और मेरे अंदर या एनिमल्स के अंदर प्लास्टिड्स नहीं होते। प्लास्टिड्स देखो प्लांट्स के अंदर ही मिलते हैं। तो प्लास्टिड्स के तीन अलग अलग टाइप होते हैं। आओ इसको सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद फिर हम रीड भी कर लेंगे। बुक रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वन शॉट हो या डिटेल लेक्चर हो, अपनी बुक हमेशा ओपन करके बैठो, ठीक है, ताकि तुमको एक एक टर्म का मतलब पता चले। तीन तरीके के प्लास्टिड्स होते हैं बेटा। एक होते हैं हमारे पास क्रोमोप्लास्ट, हमारे पास नहीं मतलब प्लांट्स के पास क्रोमोप्लास्ट। एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। अब इनके नाम से ही तुमको ये याद हो जाएंगे। तीन टाइप्स है। जब भी मैं बोलूं क्रोमो का मतलब होता है कलर, तो ये वो प्लास्टिड्स हैं जिनके अंदर कलर्ड पिगमेंट्स प्रेजेंट है। कलर्ड पिगमेंट्स, तुम देखते हो फूलों का इतना सुंदर सुंदर कलर होता है क्योंकि बेटा अलग अलग फ्लावर्स के अंदर अलग अलग तरीके के क्रोमोप्लास्ट पड़े हुए हैं। ये छोटे छोटे एरियाज है जो अपने अंदर कलर रख के बैठे हुए हैं। जो रोज को रेड कलर है ना, व्हाइट रोज भी दिखता है, अलग अलग कलर्स दिखते हैं ना तुमको, तो ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से जो अपने अंदर कलर्ड पिगमेंट्स लेकर बैठे हुए हैं। सिर्फ फूल के अंदर नहीं, सब्जियों के अंदर, फ्रूट्स के अंदर जो कलर आता है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दीज क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अब कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं देखो। एक होता है हमारे पास कैरोटीन एक्चुअली रेडिश कलर देता है, रेडिश ऑरेंजिश कलर। तो कैरेट से याद रखेंगे, कैरेट का कलर क्या होता है? रेडिश ऑरेंजिश, है ना। तो कैरोटीन जो पिगमेंट है वो रेडिश ऑरेंज कलर देता है। उसके बाद देयर आर ऑल्सो ज़ैंथोफिल्स, ये भी बेटा कलर देने वाले पिगमेंट्स होते हैं। इसके अलावा देयर इज ऑल्सो एंथ्रोसाइनिन, ये एक कलरफुल पिगमेंट तो है बट ये प्लास्टिड्स में नहीं, ये साइटोप्लाज्म में ही अलग से प्रेजेंट होता है। ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं। ल्यूको मतलब व्हाइट। अब ये वो प्लास्टिड्स है जिनका कलर से तो कोई लेना देना नहीं, या तो कलरलेस होंगे या फिर व्हाइट कलर के होंगे। इनका मेन काम है स्टोरेज का बेटा। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट? स्टोरेज। अब मान लो अगर किसी प्लास्टिड को स्टार्च स्टोर करना है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च स्टोर करना है, तो उन प्लास्टिड्स का नाम है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलो वर्ड जहां भी आ जाए ना, इट इज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च,
बायोलॉजी की बहुत सारी टर्म्स रिपीट होते हैं बेटा, दिस इज द ब्यूटी ऑफ बायोलॉजी कि आपको बहुत सारी टर्म्स तो मिलती हैं बट वो टर्म्स आपको एक बार याद होगी तो हर जगह आपको आसान लगेगा। जैसे अमाइलो वर्ड आपने पढ़ा है, माउथ में होता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, ये कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। देखो वही अमाइलो वर्ड यहां आ रहा है। क्रोमो का मतलब हर जगह क्या होता है, कलर। प्लास्ट प्लास्टिड से आया है। अमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करेगा। फिर बेटा काफी सारे ऑयल्स स्टोर करने होते हैं, ठीक है, तो ऑयल को स्टोर करने के लिए इलायोप्लास्ट, ठीक है, ये ऑयल को स्टोर करता है। उसके बाद प्रोटीन्स को स्टोर करने के लिए भी होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स को स्टोर करने के लिए होते हैं एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरो एक तरीके एल्यूरोन प्रोटीन होता है बेटा, एल्यूरोन प्रोटीन। तो एल्यूरोन प्रोटीन इट इज अ प्रोटीन, तो प्रोटीन को स्टोर करने के लिए देयर इज एल्यूरोप्लास्ट। तो अलग अलग तरीके के आपको प्लास्टिड्स दिखे। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज का काम कर रहा है, 3 अलग अलग सामान को स्टोर करने के लिए आया है, नाम भी उसके याद हो गए। उसके बाद जो कलर दे रहा है कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स और एंथोसाइनिन ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। फिर लास्ट है बहुत ही फेमस क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सुना है तुमने? क्लोरोप्लास्ट अपने अंदर क्लोरोफिल स्टोर करता है, क्लोरोफिल स्टोर करता है। एंड क्लोरोफिल इज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर, ठीक है। आओ रीड करें इसके बारे में। क्लोरोप्लास्ट या फिर इनके अंदर भी अपना खुद का डीएनए है, अपने खुद के राइबोसोम्स हैं। लेट्स रीड इट। बहुत सारे टाइप का होता है, सबसे कॉमन क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल। डबल मेम्ब्रेन होता है बेटा इनके पास भी। इनका जो सामान है, इनके अंदर जो मैट्रिक्स है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स और इनके पास इनका खुद का डीएनए भी है। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थाइलोकॉइड्स कंटेन क्लोरोफिल। अभी हम ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट है, जो कि इस पॉइंट को हम देखने वाले। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करता है स्टार्च को। क्रोमोप्लास्ट अलग अलग कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्लावर्स और फ्रूट्स को। इसके अंदर पिगमेंट होता है ज़ैंथोफिल्स जो कि येलो कलर देगा, कैरोटीन ऑरेंज और रेडिश कलर देता है। एंथ्रोसाइनिन एक पिगमेंट होता है जो कि साइटोप्लाज्म में ही डिसॉल्व है और ब्लू वायलेट कलर देता है। एक बार हम देख लेते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है, एक आउटर वाली और एक इनर वाली, ठीक है। अब आप इसके अंदर जाओगे ना अगर क्लोरोप्लास्ट के, तो आपको बेटा थाली जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। बहुत सारी ऐसी शादियों में जाते हैं ना, थाली पड़ी हुई होती है ना, एक के ऊपर एक ऐसे थालियां पड़ी हुई होती है ना, तो थाली से ही नाम याद रखेंगे थाइलाकॉइड्स। क्या नाम रखेंगे? थाइलाकॉइड्स, थाइलाकॉइड। ये थाइलाकॉइड की जो बाहर की मेम्ब्रेन है, इसी के अंदर क्लोरोफिल पड़ा हुआ है। क्लोरोफिल इसी मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। ये मान लो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल है। तो होता क्या है, ये फोटोसिंथेसिस में कैसे हेल्प करेगा? जब सनलाइट प्लांट सेल के ऊपर पड़ रही होती है तो ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है इस एनर्जी को और आगे की फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कराता है। अगेन यू विल स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल इन क्लास 10। अभी आप एक ओवरव्यू ले रहे हो कि क्या होता है सेल के अंदर, ठीक है। तो देखो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, गोल गोल स्ट्रक्चर थाइलाकॉइड थे जिसके अंदर क्लोरोफिल है, और ये क्लोरोप्लास्ट क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल है वो सनलाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस करता है। नाउ आफ्टर प्लास्टिड्स न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस हम देख चुके हैं, न्यूक्लियोलस के बारे में मैंने आपको बताया। ये न्यूक्लियस के अंदर ही बेटा एक एरिया होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियोलाई भी हो सकते हैं। यहां पर राइबोसोम्स बनते हैं। जब राइबोसोम बनेंगे तो प्रोटीन भी बनेगा, तो पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस बाय फॉर्मिंग एंड स्टोरिंग आरएनए। तो ये एक ऐसा एरिया जहां पे आपको आरएनए, राइबोसोम्स और प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। डिक्टेट्स राइबोसोम्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स, बताया था ना मैंने, न्यूक्लियोलस के अंदर प्रोटीन बनते हैं तो ये आरएनए इंफॉर्मेशन देता है कि चलो यार प्रोटीन्स बनाओ, और प्रोटीन बनाने में कौन सी मशीन हेल्प कर रही है? राइबोसोम्स। क्लियर हुआ? न्यूक्लियोलस, और इसका सिंगुलर क्या हो सकता है? ओके, सिंगुलर इज न्यूक्लियोलस एंड प्लूरल इज न्यूक्लियोलाई। लास्ट इज योर, नॉट लास्ट, नेक्स्ट इज योर क्रोमैटिन। क्रोमैटिन हमने पढ़ा स्टार्टिंग में, जेनेटिक मटेरियल है जो कि अनकॉइल्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो द नेटवर्क इन रेस्टिंग स्टेज ऑफ द न्यूक्लियस
condenses into chromosomes during cell division made up of DNA threads। तो पहले तो ये देखो, ये क्रोमैटिन बेटा अनकॉइल्ड फॉर्म है, अनकॉइल्ड किससे बना हुआ है? डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, राइट? नाउ this will be found in a cell when a cell is not dividing। ये नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा, नॉन डिवाइडिंग सेल, डिवाइडिंग सेल, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। अब जब सेल डिवाइड करेगा तो यही क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में खुद को कंडेंस कर लेगा और बन जाएगा क्रोमोसोम। अब इसको रीड करो पैराग्राफ को, क्या लिखा है? रेस्टिंग स्टेज में। नॉन डिवाइडिंग मतलब वो डिवाइड नहीं कर रहा, मतलब रेस्टिंग स्टेज बोल दिया। हालांकि इसको रेस्टिंग स्टेज बोलना गलत होता है, बट स्टिल बुक में लिखा है तो वी कैन एक्सेप्ट कि हाँ भाई रेस्टिंग स्टेज में है, यानी कि नॉन डिवाइडिंग स्टेट में है, ठीक है। किससे बना है? डीएनए थ्रेड से बना है इसके ऊपर क्या? इंफॉर्मेशन, जीन्स होते हैं बेटा, जीन्स इसके ऊपर, और जीन्स इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं कि कैसा प्रोटीन बनाना है पर्सन के अंदर, कैसे एंजाइम्स बनाने हैं। नेक्स्ट इज योर वैक्यूल्स। वैक्यूल स्टोरेज का काम करते हैं, जैसे हमारे घरों में स्टोरेज रूम्स है ना, स्टोर हाउस, स्टोर रूम्स अलग से होते हैं, या फिर स्टोरेज वाला एरिया होता है, शेल्फ के ऊपर मम्मी सामान रख देती है ना किचन में। तो ये वैक्यूल्स प्लांट्स में स्टोरेज का काम करते हैं। प्लांट को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है स्टोरेज की, तो प्लांट के अंदर आपको बड़े बड़े वैक्यूल्स दिखते हैं। कभी कभी तो इतने बड़े होते हैं कि 95% एरिया प्लांट के सेल के अंदर वैक्यूल नहीं ले लिया। एनिमल्स के अंदर छोटे छोटे होते हैं और लार्ज अमाउंट में होते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स, क्लियर स्पेसेस है क्या इसके अंदर बेटा? वैक्यूल के अंदर आपको दिखता क्या है? मान लो ये मैंने एक वैक्यूल बनाया, तो वैक्यूल के अंदर एक सामान पड़ा हुआ है जिसको हम बोलते हैं सेल सैप। क्या बोलते हैं? सेल सैप, जो कि पानी, वाटर और कुछ सॉल्यूट से मिलकर बना है, ठीक है। इसकी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये स्टोर करता है पानी को, फूड को, जैसे ग्लूकोज स्टोर कर लिया, पिगमेंट स्टोर कर लिए, वेस्ट सब्सटेंसेस को स्टोर कर लिया। तो इसका मेन काम स्टोरेज का है। प्लांट्स में काफी बड़े होंगे और एनिमल्स में छोटे होंगे बहुत ही, एंड दे आर मोर इन नंबर। नाउ नेक्स्ट इज योर ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स आर मतलब ग्रैन्यूल्स एक एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म के अंदर छोटी छोटी बॉडीज पड़ी हुई होती है जो कि स्टोरेज का काम कर लेती हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर आपको देखने को मिलता है। स्मॉल पार्टिकल्स, क्रिस्टल्स और ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आपको दिखेंगे, छोटे छोटे। देखोगे ना तुम किसी सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे, तुमको साइटोप्लाज्म में से डॉट 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 स्ट्रक्चर दिखेंगे, वो ग्रैन्यूल्स है। हो सकता है कोई ग्रैन्यूल अपने अंदर ऑयल स्टोर करके बैठा है, स्टार्च स्टोर करके बैठा है, ग्लाइकोजन स्टोर करके बैठा है, दैट डिपेंड्स। तो दीज आर ऑल्सो स्टोरेज सब्सटेंसेस, बट बहुत ही छोटे होते हैं बेटा, ठीक है। प्लांट्स में देखो स्टार्च को स्टोर करेगा, एनिमल्स में ग्लाइकोजन को स्टोर करेगा, फैट को स्टोर कर सकता है, ठीक है। सो इट एक्ट्स एज अगेन अ स्टोरेज यूनिट। यहां पर एक तरीके से आपको इकट्ठी चीजें दिख जाएंगी, जैसे ग्लूकोज एक जगह पड़ा हुआ है, ग्लाइकोजन एक जगह पड़ा हुआ है, लाइक दैट, ठीक है। ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स आर मोस्टली डन। अब हम पहले देखेंगे कि हमारे सेल के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट्स कौन कौन से। देखो सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है, सेल वॉल प्लांट्स में नॉन लिविंग है। अगर साइटोप्लाज्म के अंदर देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जाई अपैरेटस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, प्लास्टिड्स, ये सारे के सारे लिविंग है। बट ग्रैन्यूल्स, वैक्यूल्स और फैट के ड्रॉपलेट्स अगर आपको कहीं दिखे, वो सारे नॉन लिविंग है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, वन सेकेंड, न्यूक्लियोप्लाज्म इज ऑल्सो लिविंग। बेटा ये लिविंग की कैटेगरी में ही डालेंगे, ठीक है। सारे स्ट्रक्चर्स लिविंग है, ये स्ट्रक्चर डेड होते हैं प्लांट्स के अंदर। Now let us talk about the differences between plant and animal cell. प्लांट और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। पहला मेजर डिफरेंस तो सेल वॉल का है। तो सेल वॉल प्लांट्स के अंदर बहुत ही बढ़िया से प्रेजेंट होती है और एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होती है। सेंट्रोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करेगी क्रोमोसोम्स को। एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होगी, प्लांट्स के अंदर एब्सेंट होती है। वैक्यूल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स के अंदर लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। प्रोमिनेंट मतलब बहुत अच्छे से दिखने वाले, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक दो प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर लार्ज इन साइज। बट एनिमल्स के अंदर वैक्यूल्स अगर प्रेजेंट होते हैं, छोटे होते हैं, टेम्परेरी होते हैं और बेटा अपने अंदर वेस्ट सब्सटेंस को स्टोर कर लेंगे। अगर कोई सेल है जो अपने अंदर बहुत सारी सिक्रीशंस करता है तो उसके अंदर आपको वैक्यूल्स देखने को मिल जाएंगे।
फिर आ जाओ प्लास्टिड्स, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में है, एनिमल्स में एब्सेंट है। साइज अगर देखें तो प्लांट सेल का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू एनिमल सेल। साइटोप्लाज्म इतना ज्यादा डेंस नहीं होता प्लांट्स में, एनिमल्स में डेंस होता है। बहुत ग्रैन्यूल्स भी आपको ज्यादा एनिमल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें ये क्या लिखा हुआ है, 1 सेकेंड, अरेंजमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, इट इज एक्चुअली अरेंजमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। बेटा साइटोप्लाज्म वाला पॉइंट हम ऊपर कर चुके हैं, सो वी कैन रिमूव दिस पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट अब आप रहने ही दो। 1 सेकेंड, क्योंकि यहां पर अरेंजमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म की बात की हुई है, तो साइटोप्लाज्म जो है ना वो प्लांट्स में इतना ज्यादा डेंस नहीं होता। साइटोप्लाज्म प्लांट्स में इतना ज्यादा डेंस नहीं होता है बेटा। इसको हम कलर कर देंगे, ठीक है, इसको नहीं लिखना है आपको। वैसे आप नोट्स तो नहीं बना रहे होगे, बट अगर बना रहे हैं तो यू कैन स्किप लास्ट पॉइंट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हमेशा आपकी बुक्स वगैरह में ना स्टार्टिंग में दिया होता है, जबकि मुझे लगता है कि ये आपको पहले चैप्टर करा देना चाहिए ताकि आप इनके डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से समझ सको। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पहले डायग्राम से समझते हैं। जो भी हमने अभी सेल के बारे में पढ़ा ना, वो एक यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा है। यू मतलब न्यू, कैरियोटिक वर्ड आया है बेटा कैरियन से। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो दे हैव अ वेरी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। ये आज के टाइम के सेल्स हैं और इनके पास न्यूक्लियस बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, कैसा न्यूक्लियस होता है, देखो यहां जेनेटिक मटेरियल होगा, डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर इनर, उसके बीच में पोर्स हैं, पोर्स, ठीक है, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म है अंदर, न्यूक्लियोलस पड़ा हुआ है इसके अंदर। अब आ जाओ तुम प्रोकैरियोटिक सेल के पास। प्रोकैरियोटिक सेल, जब हमारी अर्थ पे लाइफ फॉर्म हो रही थी, मतलब सोचो पहला सेल आया होगा, पहला सेल, वो आज के सेल जैसा नहीं था बेटा, वो प्रिमिटिव था, बहुत ही पुराना। प्रिमिटिव मतलब ओल्ड, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, ओल्ड न्यूक्लियस वाला सेल है ये सारे बैक्टीरियाज के अंदर होता है। बैक्टीरियाज हमारे जैसे सेल लेके नहीं घूम रहे बेटा, बैक्टीरियाज के सेल्स प्रोकैरियोटिक है। जब अर्थ पे लाइफ बनी तो बड़ा सीधा साधा सा सेल बना, उसके अंदर इतनी ज्यादा क्वालिटीज, इतनी ज्यादा क्या बोलते हैं रिसोर्सेज नहीं थे। जैसे सेल ऑर्गेनील्स है ना मॉडर्न सेल के अंदर, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपेरेटस है, सारी सेल ऑर्गेनील्स प्रेजेंट है, इनके पास नहीं होती है। ये सेल्स बैक्टीरिया के अंदर आज भी देखने को मिलते हैं। क्या होता है इनके अंदर, जेनेटिक मटीरियल तो चलो है, बट आउटर और इनर मेम्ब्रेन बिल्कुल भी नहीं होती। ये देखो ये सेल बना लिया मैंने बैक्टीरिया का, मेम्ब्रेन है ही नहीं बेटा, इसको मेम्ब्रेन वाली कोई सेल ऑर्गेनील ही नहीं पसंद, ना इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखना है, ना गोल्गी एपेरेटस, कुछ नहीं आया, बिल्कुल गरीब सेल है। ठीक है, अब कुछ तो होना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, ऐसे बेटा नेकेड डीएनए थोड़ी घूमेगा। तो ये जो इसका साइटोप्लाज्म है ना, जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म था, वो थोड़ा सा डेंस हो जाता है कवर करने के लिए। जैसे यहां पर नॉर्मल साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है, ठीक है, यहां पर नॉर्मल साइटोप्लाज्म है, यहां पर नॉर्मल साइटोप्लाज्म है, बट इस जेनेटिक मटेरियल के आसपास साइटोप्लाज्म थोड़ा और डेंस हो जाता है, डेंस। अब इस एरिया को हम न्यूक्लियस तो नहीं बोलेंगे, डेफिनेटली न्यूक्लियस तो इसको बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड। और एक सेल को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए होती है, प्रोटीन, है ना, प्रोटीन। और प्रोटीन बनाने वाली सेल ऑर्गेनील कौन सी थी, राइबोसोम्स। तो बेटा इसके पास राइबोसोम्स दे दिए भगवान ने इसको कि चल यार राइबोसोम तो तू रख ले, प्रोटीन्स कैसे बनाएगा। सो इट हैज राइबोसोम्स, ऑल सेल ऑर्गेनील्स आर एब्सेंट, न्यूक्लियस रीजन इज नॉट प्रेजेंट, और अगर प्रेजेंट है तो उस एरिया को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड इज द जेनेटिक मटेरियल वाला एरिया कवर्ड बाय डेंस साइटोप्लाज्म। आओ अब हम इसके डिफरेंसेस देखें। प्रोकैरियोटिक का साइज छोटा होगा, ऑब्वियसली पुराने सेल से छोटे साइज के होंगे। यूकैरियोटिक सेल इसके कंपैरिजन में बड़े होते हैं। न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियोइड बोलते हैं उसको, इट इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, एक आउटर भी है और एक इनर भी है। न्यूक्लियोलस, याद है न्यूक्लियोलस कौन सा एरिया था जिसमें आरएनए है, राइबोसोम्स है और मिलकर प्रोटीन्स बनाए जा रहे हैं।
It is absent in prokaryotic cell, but nucleolus is prominent in animal cells. Membrane bound cell organe ये सारी की सारी absent है. गोल्जाई, तुम गोल्जाई बॉडी ले लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ले लो, या फिर तुम माइटोकॉन्ड्रिया ले लो, लाइसोसोम्स ले लो, एवरीथिंग इज एब्सेंट. बट यहां पर प्रेजेंट होती हैं. ऑल द सेल ऑर्गेनील्स जो आपने पढ़ी हैं वो आपने सारी की सारी यूकेरियोटिक सेल्स में पढ़ी हैं. ठीक है, चलो नाउ डिफरेंसेस आर डन. What are the cellular activities? ये लास्ट टॉपिक है कि सेल कौन कौन सी एक्टिविटी करता है. सारे ऑर्गेनिजम्स अगर ग्रो करना चाहते हैं तो बेटा ग्रोथ कैसे होगी? जैसे आपको चोट लग जाती है, या फिर आप ग्रोथ की ही बात करो, आप पहले इतने छोटे मुन्ने से, नन्हे मुन्ने से थे, अब आप इतने बड़े हो गए हो, आपकी हाइट बढ़ गई है, हेयर में ग्रोथ हो रही है, नेल्स में ग्रोथ हो रही है, तो इट इज बिकॉज ऑफ सेल्स. सेल्स ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं और ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कराते हैं. इनफैक्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बेटा ग्रो कर सकता है साइज में. अगर चोट लग जाती है या कोई बॉडी पार्ट लॉस हो जाता है, जैसे कि अगर हम लिजर्ड की पूंछ की बात करें, कभी देखा है तुमने, अगर लिजर्ड की टेल कट हो जाती है तो फिर से ग्रो कर जाती है, इसको हम रीजनरेशन बोलते हैं. तो रीजनरेशन इज द पावर ऑफ सम एम्फीबियंस एंड सम वर्म्स. कुछ वर्म्स के अंदर भी देखने को मिलता है. अपना एग्जांपल ले लो, चोट लग जाती है, तुम देखते हो थोड़ी देर बाद या थोड़े दिनों बाद वो चोट भर जाती है, नए सेल्स आ जाते हैं वहां पर, क्योंकि सेल्स डिवाइड कर रहे हैं. अगर हम बॉडी की मूवमेंट देखें, इट इज बिकॉज ऑफ मसल सेल्स. तो ये तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि सेल अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने आप को रखता है. जैसे मसल सेल्स लंबे होते हैं, उन्होंने अपने अंदर प्रोटीन्स रखे हुए हैं ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके और रिलैक्स कर सके. नर्व सेल्स लंबे होते हैं ताकि वो सिग्नल को ट्रांसपोर्ट कर सके. उसके बाद रेड ब्लड सेल्स बहुत छोटे होते हैं, अपने अंदर को सब कुछ खाली कर देते हैं ताकि हीमोग्लोबिन भर सके और छोटी छोटी जगह से निकल सके. सेंसरी सेल्स ऑफ द टंग टेस्ट द फूड एंड मसल सेल्स ऑफ द जॉज एंड द टंग हेल्प इन च्यूइंग एंड swallowing. तो these are the functions जो हमारी बॉडी के सेल्स कर रहे हैं. The cells of the inner lining of the intestine absorb digested food. ये हम डाइजेशन में पढ़ रहे हैं ना कि जो हमारी इंटेस्टाइन है उसके अंदर जब डाइजेशन होता है तो वहां पर सेल्स है जो कि इसीलिए प्रेजेंट है कि जो भी खाना ब्रेक होगा, डाइजेस्ट होगा, वो अपने अंदर खींच सके. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल्यूलर एक्टिविटीज बेटा जो सेल करता है. इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जिनके आंसर्स मैं चाहती हूं कि आप कमेंट्स में लिखें. सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल एंड एन ओवरव्यू ऑफ सेल जो हमने वन शॉट में खत्म करने की कोशिश करी है. हमने मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स यहाँ पर कवर करे हैं. एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर और मेंशन कर देती हूँ, जो गोल्जाई अपैरेटस होता है प्लांट्स में हम उसको डिक्टायोसोम्स बोलते हैं. ठीक है, ये एक पॉइंट ऐड कर लेना उस टेबल के अंदर. एंड दैट सेड सेल इतना ही है. एंड अब आप सेल के कोई भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप कर सकते हो. मेक श्योर कि आप बुक रीडिंग करो. वन शॉट्स आपको लास्ट मिनट पे बहुत हेल्प करने वाला है. आप 1.5 या 2x की स्पीड पर भी देख सकते हो. वैसे वन शॉट्स बहुत छोटे होंगे, है ना. हमने मतलब 5-6 घंटे का लेक्चर इसको बहुत कम टाइम में खत्म करने की कोशिश करी है. यही मीनिंग होता है वन शॉट का. हर चैप्टर का वन शॉट आपको मिल जाएगा. एंड बायोलॉजी अभी अभी स्टार्ट हुई है तो आई नो आप देखना चाहते हैं सारे बायोलॉजी के लेक्चर्स. इसके बाद आपको टिश्यू मिल जाएगा जल्दी ही. एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक अपना ध्यान रखो. बाय बाय एवरीवन.